हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती और आज हम इंडेक्स 116 के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है डेट इज लॉन्ग क्वेश्चन सारे हम रिवाइज कर लेंगे। डेट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे रिवाइज हो जाएंगे। यहाँ पर लेसी के बहुत सारे क्वेश्चन है, लेसी अकाउंटिंग के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, मॉडिफिकेशन का काफ़ी सारा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। एंड लेसर का एक ही बड़ा क्वेश्चन है, वो भी हम रिवाइज कर लेंगे। एंड अराउंड 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। एंड इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन वगैरह किया हुआ है। तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। तो ओवरऑल आप देख सकते हो लेसी अकाउंटिंग में हम क्वेश्चन नंबर 27 आईसी की जो मटेरियल है, आईसी के एसएम के अंदर क्वेश्चन नंबर 27, 28, 30, 31, 32 और 34, 35, 36, 37 ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेजर अकाउंटिंग का इलस्ट्रेशन 38 भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सेल एंड लीजबैक और ट्रांजिशन अप्रोच का भी एक क्वेश्चन है। इसका जो ये इस वीडियो में नहीं रहेगा, ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा एंड वो वीडियो आप सेपरेटली देख लीजिएगा। तो चलिए ना, अभी हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करना। एंड पहले हम 27 डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम इलस्ट्रेशन 27 डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, यानी आपने हमारे इधर रिवीजन कंसेप्ट जो 5 आवर्स का कंसेप्ट रिवीजन वीडियो वो आपने देख रखा होगा, या फिर आपको थोड़ा सा नॉलेज है, ताकि तभी आप फटाफट से हम क्वेश्चन को रिवाइज कर पाएंगे। ज़्यादा नहीं, हल्का नॉलेज होने से चलेगा। एंड यहाँ पर हम इलस्ट्रेशन 27 चलिए पहले डिस्कस करते हैं। एंटिटी एल एंटर्स इनटू अ लीज फॉर 10 years विद अ सिंगल लीज पेमेंट पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। यानी 10 years के लिए लीज लिया जाएगा और पर एनम एक बार लीज पेमेंट दिया जाएगा 10 सालों तक, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए वर्ड क्या लिखा हुआ, बिगिनिंग। बिगिनिंग और एंड को आपको ध्यान में रखना है, अगर ये आपने गलत कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए एग्जाम में जरूर से देखिएगा बिगिनिंग कहाँ गया कि एंड कहाँ गया। तो यहाँ पर अब देखिए बिगिनिंग वर्ड यूज किया है, तो मतलब ये स्टार्टिंग में दिया जाएगा। इनिशियल लीज पेमेंट कितना 1 लाख है, मतलब 0 ईयर में 1 लाख रुपीज दिया जाएगा, है ना। आगे आगे भी 1 लाख दिया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। द लीज पेमेंट्स विल इंक्रीज बाय द रेट ऑफ लाइबोर ईच ईयर। अच्छा, आगे जाके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लाइबोर के रेट के हिसाब से लीज पेमेंट्स बढ़ते रहेगा आपका। एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द लीज लाइबोर इज 2%। तो मतलब आज के हिसाब से अनुमान हम जो लगाएंगे, आज हम 0 ईयर में बैठे हैं, यहां पर हम 0 ईयर में बैठे हैं और आज हम अनुमान लगा रहे हैं कि लाइबोर क्या होगा। आज हमने अनुमान लगाया कि आज का रेट लाइबोर है, आज का जो लाइबोर रेट है वो 2% है। तो हमने कहा चलो ठीक है, 0 ईयर में तो 1 लाख देना है और आगे जाके हर साल 2% से बढ़ेगा। तो यानी 1 लाख पे 2% बढ़ा दीजिए, 1,02,000 आ जाएगा। फिर उस पर 2% बढ़ाएंगे, 1,04,040 आ जाएगा। फिर 2% बढ़ाएंगे, 2% बढ़ाएंगे, हर साल का लीज रेंटल निकल के आ जाएगा आपका। यानी फर्स्ट 9 ईयर्स, यानी आप बोलोगे देखिए यहाँ पर 9th ईयर तक ही रहने वाला है। क्यों 10th ईयर नहीं आएगा? क्योंकि पहला लीज पेमेंट 0 ईयर में आ रहा है। तो 0 ईयर और आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 10 बार आपने पेमेंट कर दिया। यानी अगर बिगिनिंग में दिया जाता है तो 9th ईयर का एंड ही 10th ईयर का बिगिनिंग होगा। तो यहाँ पर 9th ईयर तक ही स्टॉप हो जाएगा आपका। ये हमने समझा। अब हम क्या करेंगे, सबको पुल करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में, क्योंकि हमें लीज लाइबिलिटी निकालना है। ये तो देखिए फ्यूचर का लीज रेंटल, हम 0 ईयर में बैठे हैं और 0 ईयर में सोच रहे कि आज 1 लाख देंगे, फर्स्ट ईयर में इतना देंगे, सेकंड ईयर में इतना देंगे, थर्ड ईयर में इतना देंगे, फोर्थ ईयर में इतना देंगे, सारा हमने एस्टिमेट किया। तो ये सारा जो फ्यूचर में लीज पेमेंट्स होगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू ही तो आज का हमारा लाइबिलिटी होगा। और प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेसी के लिए इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज यूज करते हैं। अगर वो नहीं मिल रहा है तब हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट देते हैं। पर यहाँ पर देखिए 5% दिया हुआ इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। ध्यान रखिए, अगर इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट दोनों दिया हुआ है, आप इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट को प्रायोरिटी दीजिएगा। तो यहाँ पर 5% आपका आ गया इम्प्लिसिट रेट। तो इससे हम क्या करेंगे, सबको पुल करेंगे तो हमें पता चला अच्छा 880887 का हमारा लाइबिलिटी है। तो जैसे ऐसे भी आपको पता है, जैसे हम एसेट वगैरह खुद कुछ खरीदते हैं, तो एसेट वगैरह अगर हम कुछ खरीदेंगे तो उसका जो प्राइस हम पे करेंगे वही तो एसेट का कॉस्ट होगा। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो प्रेजेंट में कैश प्राइस इक्विवेलेंट आप समझ सकते हो, क्योंकि फ्यूचर के पेमेंट में तो इंटरेस्ट कंपोनेंट भी होता है। तो यहाँ पर कैश प्राइस इक्विवेलेंट आप कितना दे रहे हो, 880887 आप दोगे आज के डेट का प्रेजेंट वैल्यू में। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एसेट का कॉस्ट हमारा कितना है, 880887 हमारा एसेट का कॉस्ट है। हालांकि ये लीज्ड एसेट है तो हम इसका नाम एसेट नहीं रखते, हम इसका नाम रखते हैं राइट ऑफ यूज एसेट, यानी ROU एसेट शॉर्टकट में कहा जाता है। तो मतलब 880887 का हम क्या दिखाएंगे, ROU एसेट बढ़ा देंगे 880887 से, और लीज लाइबिलिटी भी बढ़ा देंगे 880887 से। हाँ, लेकिन ये जो 880887 है इसमें 1 लाख पहले साल ही माइनस हो जाएगा आपका। फिर हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा, इंस्टॉलमेंट माइनस होगा, इंटरेस्ट चढ़ेगा, इंस्टॉलमेंट माइनस होगा, इंटरेस्ट चढ़ेगा, इंस्टॉलमेंट माइनस होगा, ऐसे करके लाइबिलिटी लास्ट में 0 हो जाएगा। और जो ROU एसेट है इसे भी हम ओवर द लीज पीरियड 10 ईयर्स में हम क्या करेंगे, इसे डेप्रिशिएट करेंगे। स्ट्रेट लाइन में जनरली करते हैं, है ना। तो 880887 में हम 10 सालों में डेप्रिशिएट कर देंगे। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपको दूसरे फॉर्म में बेनिफिट मिल रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज हम स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन कर देंगे। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर कुछ ज्यादा ऐसा था नहीं,
बस मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, हालांकि इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं पर फिर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मान लीजिए सेकंड ईयर में आप आ गए, सेकंड ईयर में बैठे और लाइबो रेट बदल गया, तो लाइबो रेट बदल जाएगा तो यहाँ के लीज रेंटल्स भी बाद में बदल जाएंगे। ये तो आज जीरो ईयर में बैठ के हमने अनुमान लगाया और आज का लाइबिलिटी हमने निकाला। सेकंड ईयर में क्या पता लाइबो रेट चेंज हो जाएगा, तो लाइबो रेट अगर चेंज हो जाएगा तो मतलब आपका आगे जाके लीज रेंटल्स बदल जाएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी भी बदल जाएगा। और ये जो रीमेजरमेंट होता है, ये अगर रीमेजरमेंट कुछ भी होगा आपका लीज लाइबिलिटी में बदलाव आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर लीज लाइबिलिटी को हमें कम करना पड़ रहा है तो आरओयू एसेट को भी कम करेंगे, लीज लाइबिलिटी को बढ़ाना पड़ रहा है तो आरओयू एसेट को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इसका पीछे लॉजिक भी यही है कि अल्टीमेटली आप जो प्राइस पे करोगे वही एसेट का वैल्यू होगा। तो कितने बार क्या करते हैं लेसी लेसर मिलके धोखाधड़ी करते, वो पहले तो इतना दिखाते तो लाइबर वगैरह का कुछ कुछ गेम खेल के बाद में वो कम करवा देते रेंटल को। तो अल्टीमेटली जो रेंटल होगा, जो आपका लाइबिलिटी होगा, वही एसेट का प्राइस होगा। यानी फ्यूचर में जब कभी भी रीमेजर होगा लाइबिलिटी का तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट भी एसेट में जाएगा, आरओयू एसेट में जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल था, इसमें जनरल एंट्री पास किया। एंड आईसीए का अगर आप देखोगे तो आईसीए ने इस तरीके से लिखा है, ये मैंने सारे फिगर्स जो लिखे ना यहाँ पर आप देखिए 1 ईयर से लेकर 10th ईयर तक आपका लिखा हुआ पहला वाला 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू 1 होगा, क्योंकि ये 0th ईयर में, फर्स्ट या सेकंड यानी अप टू 9th ईयर तक आपका प्रेजेंट वैल्यू में पुल किया जाएगा, सारे वैल्यूज आएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ दम था नहीं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। स्टार्ट करते हैं। Entity Y and Entity Z executed 12-year lease of a rail car with the following terms on January 1, 2001. Lease commencement date is 1st February 2001. Entity Y must pay Entity Z the first monthly rental payment of rupees 10,000 upon execution of the lease. मैं आपको बता दूं जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, वो अंडरलाइन आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने जगह जगह पे जो भी नेसेसरी लाइन है उसे मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पर। तो देखिए एंटिटी वाई यहाँ पर लेसी है, सबसे पहले आप देखिएगा एंटिटी वाई यहाँ पर लेसी है, और ये एंटिटी जेड को देखिए फर्स्ट मंथली रेंटल पेमेंट कर रहा है। रेंटल पेमेंट एंटिटी वाई कर रहा है, इससे पता चल रहा है एंटिटी वाई लेसी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनिशियली 0th ईयर में ही 10,000 ही दे देगा, है ना। आगे Entity Z will pay Entity Y rupees 50,000 cash incentive to enter into the lease payable upon lease execution. तो यहाँ पर Entity Z लेजर भी लेसी को 50,000 रुपीज दे रहा है। आगे देख लेंगे Entity Y ने 1,000 incurred किया of initial direct cost which are payable on 1st February 2001. Entity Y calculated the initial lease liability present value वगैरह करके इसने ऑलरेडी हमें बता दिया कि present value of lease liability क्या है। क्वेश्चन में बता दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी कितना है, 8,50,000 है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले मैं आपको बैलेंस शीट से समझाता हूं। देखिए मेरा इनिशियल लीज लायबिलिटी कितने का है, 8,50,000 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, यानी जो फ्यूचर के लीज रेंटल से उसे पुल करेंगे 8,50,000 आएगा। क्वेश्चन ने डायरेक्टली हमें दे दिया, तो हम क्या दिखाएंगे, लीज लायबिलिटी 8,50,000 का दिखाएंगे और आरओयू एसेट 8,50,000 का दिखाएंगे। समझ में आया। अब मैं आपको अगर इंडेक्स 16 याद दिलाऊं तो इंडेक्स 16 में हम क्या करते हैं, जो भी एसेट्स रहते हैं उसमें जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे होते हैं वो कॉस्ट वगैरह भी हम ऐड करते हैं। यानी अल्टीमेटली एसेट हम किस प्राइस में रिकॉर्ड करते हैं, किस वैल्यू में एसेट रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारा एक्चुअल में कॉस्ट लगा है, जो हमारा एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस है उसी में तो हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें ये देखना है कि कॉस्ट का मतलब क्या, जो आज लग गया है और जो कल भी लगेगा, यानी टोटल कुल मिला के जितने पैसे आपके लगेंगे वही आपका एसेट का वैल्यू है। तो यहां पर हमने तो पहले कह दिया कि लीज लायबिलिटी 8,50,000 का और आरओयू एसेट 8,50,000 का। अब आगे यहां पर अब देखिए यहां पर 10,000 रुपीज जो है हमने और आज ही दे दिया। तो देखा जाए तो 10,000 रुपीज तो मैंने आज ही दे दिया और 8,50,000 मैं फ्यूचर में दूंगा, जिसका प्रेजेंट वैल्यू 8,50,000 मेरा है। यानी देखा जाए तो आज की डेट में इस एसेट को हासिल करने के लिए मैंने 10,000 कैश दिया और 8,50,000 का मैंने लायबिलिटी इनकर किया, लायबिलिटी यहां पर जो कि मुझे फ्यूचर में पैसे चुकाने अलोंग विद इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब है कि क्या अभी तक मुझे पता चल रहा है कि 8,50,000 तो जो मेरा लायबिलिटी है ये मेरा आएगा और 10,000 मैंने ऑलरेडी कैश का पेमेंट कर दिया। तो अभी तक मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा एसेट का कॉस्ट कितना लगा, 8,60,000 रुपीज लगा। 8,50,000 लाइबिलिटी जो कि फ्यूचर में लगेगा और 10,000 रुपीज मैंने आज ही दे दिया, तो मतलब 8,60,000 मेरा लग चुका है। तो ये मेरा एसेट का कॉस्ट है। अब देखिए 50,000 रुपीज हमें एंटिटी जेड ने इंसेंटिव के नाम पे लौटा दिया। तो मतलब देखा जाए तो हमारा जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा रिफंड हो रहे हैं वो तो माइनस होने चाहिए ना। तो मेरा 8,60,000 कहां लग रहा है, मैं एकदम सिंपल सा हिसाब रख रहा हूं। फ्यूचर में जो पैसे देने उसका प्रेजेंट वैल्यू में मेरा लाइबिलिटी 8,50,000 है। 10,000 रुपीज मैंने पैसे दे दिए, 8,60,000 मेरा कॉस्ट बन रहा है, लेकिन जेड आया और उसने मुझे 50,000 रुपीज देके गया।
तो ये 50,000 रुपीज मेरे कैश को बढ़ाएगा और मैं अपने एसेट को कम करूंगा, क्योंकि मेरा नेट कॉस्ट ऑफ द एसेट अब 8,60,000 नहीं है, इसमें से माइनस हो जाएगा कितना 50,000 रुपीज। तो जो कैश रिसीव्ड हो, ऐसे इंसेंटिव हो, जो भी हो, जो आपको पैसा रिसीव्ड हो वो आपका एसेट को माइनस करेगा और कैश आपका 50,000 आ गया। अब मेरी बात सुनिए, हमने पढ़ा था जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होता है, इंडेक्स 16 से लॉजिक दे रहा हूं तब आपका क्लियर होगा, हालांकि यहां पर भी बताया गया, पर मैं आपको इंडेक्स 16 का लॉजिक देना चाहता हूं। हम एसेट एक्विजिशन कुछ भी करते हैं, एसेट वगैरह एक्वायर करते हैं, तो हमारा जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा होता है उस एसेट से रिलेटेड, वो तो हम कैपिटलाइज करते ही है ना, ये तो हमने पढ़ा है इंडेक्स 16 में। तो वैसे यहां पर अब देखिए एंटिटी वाई ने इनकर्ड किया ₹1000 ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, ये डायरेक्ट कॉस्ट है आपका, इनिशियली जो लगा डायरेक्ट कॉस्ट है। तो ये क्या 1000 रुपीज मेरा कैश गया, क्या ये कैश अगर मेरा 1000 क्या मुझे इसे पीएल में दिखाना चाहिए, क्या आरओयू एसेट में कैपिटलाइज करना चाहिए, मुझे एसेट में कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा 1000 का कैश गया पर ये 1000 हमारा एसेट को कैपिटलाइज करेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सिंपल सी बात है, मेरा लाइबिलिटी 8,50,000 फ्यूचर में चुकाना है, एसेट बनेगा ये 10,000 मैंने पैसे दे दिए तो 10,000 मेरे एसेट को कैपिटलाइज करेगा, 50,000 लौट के आ गए तो 50,000 से मेरा कम हो जाएगा और 1,000 मेरा खर्चा लगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये मेरा कैपिटलाइज हो जाएगा। तो कुल मिला के 8,11,000 मेरा आरओयू एसेट होगा और लीज लायबिलिटी मेरा 8,50,000 है और कैश का जो फिगर आपका आएगा यहाँ पर नेट पे मेरे ख्याल से कितना आएगा 39,000 आएगा, वो मैटर नहीं करता है। तो अब देखिए यहाँ पर आंसर इनका 8,50,000 प्लस 10,000 माइनस 50,000 प्लस 1,000 8,11,000 आ गया, परफेक्ट। और यहां पर भी मैंने ये लिखा हुआ आरओयू एसेट को हम इनिशियली किस में मेजर करेंगे, अरे जो कॉस्ट लगेगा उसी में मेजर करेंगे। जैसे मेरा लीज लायबिलिटी जो फ्यूचर में मेरा लायबिलिटी जो फ्यूचर में मुझे पैसे देने उसका प्रेजेंट वैल्यू, और कुछ मैंने पैसा अगर आज ही दे दिए प्रीपेड के नाम पे, कुछ पैसे मैंने आज ही दे दिए तो वो भी मेरा पार्ट बनेगा, प्लस होगा। कुछ पैसे मिल जाएंगे रिफंड हो रहे इंसेंटिव के नाम पे तो माइनस होगा। और मेरा डिसमेंटलिंग याद है इंडेक्स 16 में, डिसमेंटलिंग का खर्चा कुछ फ्यूचर में लगने वाला तो उसका प्रेजेंट वैल्यू हम प्लस करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू में हम प्रोविजन भी बनाएंगे और प्रेजेंट वैल्यू में आरओयू एसेट भी यहां पर बढ़ जाएगा और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी आपका प्लस होने वाला है। तो चलिए सिंपल वे में ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 30। इलस्ट्रेशन 30 काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एबीसी लिमिटेड एंटर करता है 3 इयर्स लीज ऑफ इक्विपमेंट में, 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए। एंटिटी एबीसी एग्रीज टू मेक द फॉलोइंग एनुअल पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी एंड यहां पर, बिगिनिंग नहीं एंड है यहां पर। चलिए अच्छी बात है, पहला जो क्वेश्चन था ना उसमें बिगिनिंग था, आपको याद होगा, एंड इसलिए हमने 0th ईयर में पहला लीज रेंटल लिया था। एंड यहां पर हम फर्स्ट ईयर एंड में पहला लीज रेंटल लेंगे क्योंकि एंड लिखा हुआ है। देखिए 20,000 फर्स्ट ईयर, 30,000 सेकंड ईयर, 50,000 थर्ड ईयर में दिया जाएगा। तो मैंने लिखा फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकंड ईयर में 30,000, थर्ड ईयर में 50,000 का लीज रेंटल दिया जाएगा। फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस देयर आर नो अदर एलिमेंट्स टू द लीज पेमेंट्स लाइक परचेज ऑप्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। डिस्काउंट रेट बता दिया 12% है और ये भी बता दिया इन्होंने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस में होगा, आपको लीज का अकाउंटिंग करने को बोला। चलिए हम आराम से कर लेंगे। तो बताएंगे हम हमारा जो फ्यूचर में पैसा लगेगा उसी का प्रेजेंट वैल्यू हमारा लायबिलिटी होगा और उतना ही हम एसेट दिखाएंगे, क्योंकि जो पैसे हमें देने पड़ेंगे फ्यूचर में उसका प्रेजेंट वैल्यू तो कैश प्राइस इक्विवेलेंट होता है और वही हमारा आरओयू एसेट का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 20,000, 30,000, 50,000 को पुल करूंगा, कौन से रेट से, 12% दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर 20,000 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल एक बार करना आ जाएगा। ये 30,000 अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू अलग अलग है। ये 30,000 को आपको 2 बार पुल करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड ईयर से 0th ईयर में लेके आओगे। तो 30,000 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल 2 बार करेगा एंड ये 50,000 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल 3 बार करेगा। तो ये 3 फिगर आ गया हमारा, डेट इज हमारा इतना आ गया 77,361, डेट इज व्हाट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, आरओयू एसेट इतने का दिखाएंगे और लीज लायबिलिटी भी इतने का दिखाएंगे। आप देख सकते हो आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी 77,361। अब जैसे कि मैं आपको बैलेंस शीट से समझाता था कि मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो बैलेंस शीट में इनिशियली मैं क्या दिखाऊंगा, आरओयू एसेट दिखाऊंगा 77,361 का और इधर लाइबिलिटी में लीज लाइबिलिटी दिखाऊंगा 77,361 का। पर एग्जाम में पता है ये बैलेंस शीट वर्ड मत लिखिएगा। तो देखिए 2 कॉलम में हिसाब हो गया, एक तरफ लीज लाइबिलिटी का हिसाब हो गया, एक तरफ आरओयू एसेट का हिसाब हो जाएगा। तो अगर मैं आरओयू एसेट की बात करूं तो आरओयू एसेट में तो इन्होंने बता ही दिया कि 3 साल का आपका लीज टर्म है और ये स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन होगा। तो आप बताइए ये जो 77,361 है इसे हम कैसे डेप्रिसिएशन करेंगे, हम इसका 1/3 1/3 1/3 हर साल डेप्रिसिएशन कर देंगे, है ना, 1/3 हर साल इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आरओयू एसेट और डेप्रिसिएशन कहां चला जाएगा, पीएल में चला जाएगा। यानी सिंपल सा एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू आरओयू एसेट। अब मैं लायबिलिटी की बात करता हूं, यहां पर अभी ध्यान दे दीजिएगा, लायबिलिटी जो हम इनिशियली दिखाते हैं वो प्रेजेंट वैल्यू में दिखाते हैं। अब हर साल क्या होता है, डिस्काउंट का अनवाइंडिंग होता है।
यानी हर साल उस पर हम इंटरेस्ट चढ़ाते। कौन सा इंटरेस्ट रेट? जिस इंटरेस्ट रेट से पुल किया वही इंटरेस्ट रेट आप हर साल चढ़ाओगे। और पेमेंट अगर कुछ करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये देखिए, मेरा ये लाइबिलिटी है, अगर मैं आज ही चुका दूं तो मुझे इतने पैसे चुकाने पड़ेंगे, पर अगर मैं फ्यूचर में चुकाऊंगा तो इसके साथ मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मेरे लाइबिलिटी को बढ़ाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मेरे लाइबिलिटी को बढ़ाएगा। और अगर मैं कुछ पेमेंट कर दूंगा तो मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर एंड में मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या, इंटरेस्ट रेट 12% है, तो फर्स्ट ईयर में मैं 77361 का 12% आप कर लीजिए, 77361 का 12% में इंटरेस्ट चढ़ाऊंगा। और इसका एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी क्रेडिट होने का मतलब लाइबिलिटी बढ़ना होता है। तो इसका एंट्री होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पीएल में चला जाएगा। ये मेरे लाइबिलिटी को बढ़ाएगा। अब क्या फर्स्ट ईयर में मैं कुछ पेमेंट करूंगा? जी हाँ, 20,000 में लीज रेंटल के नाम पे पेमेंट करूंगा। मतलब कहने का मतलब अब लेसी के लिए रेंटल वर्ड नहीं रही, ये सारी जो रेंटल नहीं है ये देखा जाए तो इंस्टॉलमेंट है, ये नाम के रेंटल से, ये देखा जाए तो इंस्टॉलमेंट हो गया, क्योंकि हम इसे फाइनेंसिंग टाइप का बना दिया, हमने लाइबिलिटी हमने इनिशियली रिकॉग्नाइज किया। तो यहाँ पर 77361 का लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट हमारा इतना चढ़ा 9283, और हमने इंस्टॉलमेंट पैसे 20,000 चुका दिए, रेंटल के नाम पे से ही हमने इंस्टॉलमेंट 20,000 चुका दी। तो फर्स्ट ईयर एंड में हमारा लाइबिलिटी इतना रहेगा, फर्स्ट ईयर एंड में हमारा लाइबिलिटी इतना होगा। और इंस्टॉलमेंट जब हम 20,000 चुकाएंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे? लीज लाइबिलिटी कम होगा, यानी लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसे भी कम होंगे टू बैंक, है ना। तो लीज लाइबिलिटी टू बैंक 20,000 हो जाएगा यहाँ पर। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड ईयर में भी इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, है ना। इस फिगर पे 66644 का 12% इंटरेस्ट चढ़ाया जाएगा इतना, यानी एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट टू लीज लाइबिलिटी। और जब पेमेंट करेंगे कितना, सेकंड ईयर में पेमेंट करेंगे 30,000 रुपीज, तो पेमेंट का एंट्री क्या होगा आपका? पेमेंट का एंट्री सोचिए खुद, लाइबिलिटी कम होगा, यानी लीज लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक, है ना। ये 30,000 में एंट्री पास कर दिया, तो इतना आपका बैलेंस आ जाएगा सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का एंड का बैलेंस का आ जाएगा। फिर थर्ड ईयर एंड में भी हम क्या करेंगे, सेम, सॉरी थर्ड ईयर एंड में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चढ़ाएंगे। तो इंटरेस्ट किस पे चढ़ेगा? 44641 पे इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो कितना आएगा? 5359 आएगा, पर मैंने राउंड ऑफ करने के लिए 5356 ले लिया। अच्छा 5359 में राउंड ऑफ हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा जो भी है। चलिए, तो ये 5359 हमारा इंटरेस्ट, इस पे राउंड ऑफ वगैरह कर दीजिएगा लास्ट में, एंड इंटरेस्ट इतना हमारा चढ़ जाएगा, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी हो जाएगा। एंड फिर हम 50,000 का पेमेंट कर रहे हैं ना थर्ड ईयर में, तो लीज लाइबिलिटी टू बैंक 50,000 का पेमेंट कर देंगे, अल्टीमेटली नील हो गया। तो देखिए लाइबिलिटी में क्या होगा, हर साल इंटरेस्ट चढ़ाओगे और माइनस करोगे इंस्टॉलमेंट्स, यानी लीज रेंटल माइनस करोगे। और आरओयू एसेट में क्या होता है, हर साल आपका डेप्रिसिएशन से वो आरओयू एसेट गिरता है। और इसका एंट्री भी मैंने बता दिया, हालांकि मैं एक एंट्री आपको बता देता हूं, जीरो ईयर में तो अब ये एंट्री पास करोगे, जीरो ईयर में आप एंट्री क्या पास करोगे, आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी 77361। फिर हर साल फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन टू आरओयू एसेट इतना होगा फर्स्ट ईयर में, और इंटरेस्ट आपका लायबिलिटी को बढ़ाएगा 9283 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लायबिलिटी। और जब पेमेंट करोगे 20,000 टू लीज लायबिलिटी टू बैंक, वैसा सेम सेकंड ईयर में आप एंट्री पास करोगे, थर्ड ईयर में एंट्री पास करोगे। हालांकि आईसीए ने भी बस एक साल का एंट्री पास किया हो, तो हम भी इतना ही पास करेंगे। बाकी आप आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, इन्होंने टेबुलर फॉर्म में बनाया, बस फर्क इतना हमने उस तरीके से बनाया, और मेरे अकॉर्डिंगली दोनों करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको टेबल वाइज आना है तो आप जाइए, पर ये टाइम कंज्यूमिंग होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि 3 आवर्स ही हमें एग्जाम में मिलने वाला है, तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने साइड में रेफरेंस के लिए आंसर रखा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हमारे आंसर जो है थोड़ा कम मैच करेगा, क्योंकि ये 3 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से करते हैं, और हम तो सीधा कैलकुलेटर से पुल करते हैं, तो वो फर्क मैटर नहीं करेगा, मायने नहीं रखेगा आपका। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी हमने फटाफट से रिवाइज किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट, इलस्ट्रेशन 31। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी EFG enters into a property lease with entity H. Initial term of the lease is 10 years with a 5-year renewal option. यानी EFG ने लीज पे लिया एंटिटी H से, और यहाँ पर 10 years का लीज पीरियड है, 5 years रिन्यूअल ऑप्शन भी है। इकोनॉमिक लाइफ बता दिया 40 years का, और फेयर वैल्यू लीज प्रॉपर्टी का 50 लाख रुपीस है। साथ ही साथ कंपनी EFG के पास एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो प्रॉपर्टी को परचेज कर सकता, कब, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म फॉर ₹30 लाख। यानी लीज टर्म 10 साल के बाद आफ्टर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ये 30 लाख रुपीस में परचेज कर सकता है। तो यहाँ पर तो हम देखते हैं कि क्या रीजनेबली सर्टेन है EFG की वो परचेज करेगा। अगर वो रीजनेबली सर्टेन है कि वो परचेज करेगा एट द एंड ऑफ लीज टर्म, तो ऐसा सिचुएशन में हम इसे लीज पेमेंट्स का पार्ट मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा एसेट हो ही जाएगा वो, एंड हम अगर रीजनेबली सर्टेन है ना, तो ऐसा सिचुएशन में मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, कंपनी EFG इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज डेट परचेज ऑप्शन, यानी परचेज ऑप्शन को ये एक्सरसाइज करेगा। फिर इम्प्लीसिट रेट 9.04% दिया हुआ है, ये वाला लाइन देखिए,
ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिखा दिया बिगिनिंग, यानी एडवांस एनुअल पेमेंट हो रहा है, एडवांस पेमेंट हो रहा है, यानी पहला लीज रेंटल एडवांस में दिया जाएगा, मतलब बिगिनिंग में, यानी द फर्स्ट एडवांस एनुअल पेमेंट इज ₹5 लाख विद एन इंक्रीज ऑफ 3% एवरी ईयर, यानी पहला लीज रेंटल 0th ईयर में दिया जाएगा 5 लाख, और एवरी ईयर लीज रेंटल 3% से बढ़ने वाला। चलिए, तो क्वेश्चन पूरा हमें समझ में आ गया। फिर आगे एक और लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके साथ अंडरलाइन करा देता हूं। एंटिटी एच गिव्स कंपनी EFG एन इंसेंटिव ऑफ ₹2 लाख पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। यानी देखा जाए एंटिटी एच यहाँ पर क्या कर रहा है, लेसर लेसी को 2 लाख रुपीज दे रहा है, तो इसे तो हमें नेट करना पड़ेगा ना। तो अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक बार रेंटल देख लेते हैं। तो रेंटल क्या होगा, देखिए 0th ईयर में पहला लीज रेंटल दिया जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर का बिगनिंग, यानी 0th ईयर में 5 लाख का लीज रेंटल दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर पे यानी आपका सेकंड ईयर का बिगनिंग, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में कितना लीज रेंटल दिया जाएगा, 5,15,000। आप देखिए 5 लाख प्लस 3% कर दीजिए, क्योंकि 3% से हर साल बढ़ने वाला है, तो 5,15,000 दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है ना 2 लाख रुपीज, जो 2 लाख रुपीज हमें मिलेगा ना, तो हम नेट कर लेंगे, यानी नेट पे देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में हमारा लीज रेंटल 5,15,000 लग ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना हमारा जो नेट लाइबिलिटी होगा वही तो हम देखेंगे। तो यहाँ पर 5,15,000 हमारे घर से जाएगा, तो 2 लाख रुपीज हमारे घर पे आ भी जाएगा फर्स्ट ईयर पे, है ना, जो क्वेश्चन है मेंशन किया यहाँ पर। वापस से रिपीट करो, देखिए एंटिटी एच ने EFG को इंसेंटिव देने का बोला है, कब, पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 यानी ईयर एंड 1, है ना। तो यहाँ पर मैंने ये लिया फर्स्ट ईयर एंड, ये तो हो गया बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। तो यहाँ पर 2 लाख रुपीज आपका जो है लौट के आ जाएगा, तो नेट पे कितना लगा, 3,15,000 लगा। अब सेकेंड ईयर पे आप ये गलती मत करना, सेकेंड ईयर में 3,15,000 में मत लगा देना, आप 5,15,000 में 3% लगाना, ये आप समझे। आप 3,15,000 में नहीं लगा सकते, ये लीज रेंटल था, वहां पर तुमने 3,15,000 इसलिए लिया क्योंकि 2 लाख लौट के आ गए, पर लीज रेंटल तो हमेशा 5 लाख से 3% करके बढ़ेगा। तो यहां पर आपका 5,15,000 प्लस 3% लीज रेंटल आपका आएगा इतना। ऐसे करते करते थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर और 9th ईयर तक आएगा आपका। 10th ईयर में नहीं आएगा, 10th ईयर में नहीं आएगा, क्योंकि हर साल लीज रेंटल हम बिगिनिंग में दे रहे, ये आपको समझना है। लेकिन आपको पता है ना, जैसे परचेस ऑप्शन हम एक्सरसाइज कब कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ लीज टर्म। ये लीज नहीं है, परचेस ऑप्शन हम एट द एंड ऑफ लीज टर्म हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब 10 साल के बाद 10 ईयर के एंड में। यानी हमें 10 ईयर की बिगिनिंग में कोई लीज नहीं है कि 10 ईयर की बिगिनिंग में देंगे हम, यहाँ पर जब लीज टर्म खत्म होगा तब हम चाहे तो खरीद सकते हैं। तो लीज टर्म तो हमारा 9th ईयर में थोड़ी ना खत्म होगा, लीज टर्म तो हमारा 10th ईयर के एंड में खत्म होगा, और तब हम 30 लाख रुपीज दे देंगे और अपना मशीन अपना कर लेंगे। मतलब मैं 0th ईयर में रेंटल दूंगा, जो कि फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग हो गया, सेकंड ईयर का बिगिनिंग, थर्ड ईयर का बिगिनिंग, ऐसे करते करते 10th ईयर का बिगिनिंग, जो कि 9th ईयर एंड दिख रहा है, ये आपका 10th ईयर का बिगिनिंग हो गया। 10th ईयर के बिगिनिंग में हम दे रहे हैं, और ये हम देंगे 10th ईयर के एंड में। ये फर्क है, क्योंकि हम लीज टर्म खत्म होने के बाद परचेस ऑप्शन एक्सरसाइज करके उनको 30 लाख रुपीज देंगे। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पर मैं हमेशा ऐसे करता था, पर इस बार मैं नीचे से ले रहा हूँ, तो क्योंकि जगह स्पेस का कम हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए हर साल का रेंटल आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसे पुल करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जाना है ना, तो डिस्काउंट रेट दिया हुआ, देखिए इम्प्लीसिट रेट बता दिया 9.04% है। तो मैं क्या करूंगा, सबको पुल करूंगा, सबको 0th ईयर में पुल करूंगा 9.04% से। पहले वाले को करूं, नहीं, ये ऑलरेडी 0th ईयर में, तो सेम रहेगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, ये ऑलरेडी 0th ईयर में है ना। अब देखिए आगे फर्स्ट ईयर वाला जो है, इसे एक बार हम पुल करेंगे, यानी 3,15,000 डिवाइड बाय 1.094 है ना, 1.0904, 1.0904 होगा 9.04% का, है ना। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, 1 प्लस 9.04% इक्वल 1.0904 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3,15,000 डिवाइडेड 1.0904 इक्वल एक ही बार करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर में ये है, सेकेंड ईयर का बिगिनिंग मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में हमें 0th ईयर पे लेके जाना, तो एक बार पुल करेंगे। फिर दूसरा वाला हम 2 बार पुल करेंगे, है ना, तीसरा वाला 3 बार पुल करेंगे, ऐसे करते करते, मतलब ये वाला मैं रैंडम बता देता हूँ, 579,637, ये 5th ईयर के एंड में मुझे 0th ईयर में लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 1.0904 को इक्वल इक्वल 5 बार करूंगा। ऐसे आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू निकालना आता है ना। तो ऐसा करते हुए आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, कितना 50 लाख ही आएगा हमारा। और आपको पता है क्वेश्चन ने मेंशन भी कर दिया था 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज क्वेश्चन ने मेंशन भी कर दिया था, और यही आ रहा है। तो राउंड ऑफ में हमारा क्या हो गया, 50 लाख रुपीज हो गया। तो यानी इनिशियली हम क्या करेंगे, जो मेरा लीज लाइबिलिटी है इतना, ये मेरा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी है ना।
तो इतना का मैं लीज लाइबिलिटी दिखाऊंगा, इतना का आरओयू एसेट दिखाऊंगा। तो अब देख सकते हो आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट 50 लाख दिखाया, लीज लाइबिलिटी 50 लाख दिखाया, बस बात खत्म है ना। और यहां पर जो मैंने लिख दिया, आप मेरी बात को समझिए, ये आरओयू एसेट को अब आप बोलो कि सर इस आरओयू एसेट को हम कितने सालों में डेप्रिसिएशन करें, क्योंकि लीज टर्म तो 10 ईयर्स है और हमेशा 10 ईयर्स में डेप्रिसिएशन करते हैं। देखिए अगर आप परचेस ऑप्शन को कंसिडर नहीं करते ना तो आपका आरओयू एसेट 10 ईयर्स में डेप्रिसिएशन होता है, पर जबकि आप परचेस ऑप्शन को कंसिडर करो तो मतलब 10 साल के बाद भी लेसी के पास ही तो ये एसेट रहेगा, इसलिए तो ये 10th ईयर के एंड में लीज रेंटल हम कंसिडर कर रहे हैं, तो 10 साल के बाद भी इसके पास ही रहेगा और इसका इकोनॉमिक लाइफ कितना है 40 ईयर्स है। अब मुद्दा ये कि हम इकोनॉमिक लाइफ के हिसाब से कभी डेप्रिसिएशन नहीं करते, हम यूजफुल लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन करते हैं। पर यहाँ पर हम एजम्पशन कर रहे हैं कि लेसी यहाँ पर 40 ईयर्स तक इसे यूज करेगा और हम 40 ईयर्स में इसे डेप्रिसिएशन करेंगे। तो देखा जाए तो 50 लाख रुपीस आपका आरओयू एसेट है और ये हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा 50 लाख डिवाइड बाय 40 ईयर्स, यानी 1,25,000 से हर साल ये डेप्रिसिएशन होने वाला है। तो आरओयू एसेट का तो खेल हम समझ गए क्या करना है, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन करेंगे 1,25,000 से 40 ईयर्स तक। अब बात है लीज लाइबिलिटी का, तो लीज लाइबिलिटी में क्या करना है, एवरी ईयर इस पे पॉइंट, एवरी ईयर इस पे क्या करेंगे 9.04% इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, 9.04% एवरी ईयर इस पे इंटरेस्ट चढ़ाएंगे और माइनस करेंगे क्या जो आपका पेमेंट्स है लीज पेमेंट्स, ये सारा है ना, ये 3,15,000 नेट वाले करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये दिखा रखा, देखिए ओपनिंग लाइबिलिटी मेरा 50 लाख रुपीस है, मैं पहले 5 लाख माइनस करूंगा क्योंकि मैं पहले ही 5 लाख दे दूंगा जीरो ईयर पे, तो जीरो ईयर में मैं 5 लाख दे दूंगा, यानी इंटरेस्ट चढ़ने से पहले, कहने का मतलब ये मेरा आज के डेट में जीरो ईयर में 50 लाख का लाइबिलिटी था और आज ही मैंने बिगिनिंग में 5 लाख रुपीस दे दिए, तो मेरा 50 लाख पे इंटरेस्ट चढ़ेगा कि 45 लाख पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, मेरा 45 लाख पे इंटरेस्ट चढ़ेगा। और इसलिए आप देखिए 5 लाख को हमने प्रेजेंट वैल्यू में भी 5 लाख ही रखा, क्योंकि मैं 50 लाख रुपीस मुझे आपको चुकाने हैं और मैं आज ही अगर आपको 5 लाख रुपीस देता हूं तो मेरा आगे जाके फर्स्ट ईयर में मेरा इंटरेस्ट जो बनेगा वो तो रिमेनिंग अमाउंट पे बनेगा ना, तो डाउन पेमेंट की तरह है। तो देखा जाए तो 50 लाख में से 5 लाख मैंने मान लीजिए डाउन पेमेंट की तरह चुका दिया, पहला जो रेंटल दिया, 45 लाख अमाउंट ड्यू होगा, इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा 9.04%, तो मैंने इस पे इंटरेस्ट चढ़ा दिया 9.04%, आपका बैलेंस इतना आ जाएगा इंटरेस्ट चढ़ने के बाद। फिर अब क्या होगा, अब आगे हम इस पे पेमेंट करेंगे, है ना, सेकेंड ईयर के बिगनिंग में पेमेंट करेंगे, तो इतना अमाउंट ड्यू रहेगा जिसमें सेकेंड ईयर में हम इतना ही पेमेंट करेंगे। आप देख सकते हो 3,15,000 ये हम पेमेंट करेंगे, माइनस होगा अमाउंट ड्यू होगा, उस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा, यानी अमाउंट ड्यू ये रहा, इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा और फिर पेमेंट आपका इधर आ रहा है, बस टेबुलर फॉर्म में इसलिए इधर आ रहा है क्योंकि पहले बिगिनिंग में लीज का रेंटल पेमेंट हो रहा है। आपको दिखेगा सर यहाँ पर पहले रेंटल आ रहा है फिर इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साल के एंड में इंटरेस्ट चढ़ता है और यहाँ पर साल के बिगिनिंग में हम पेमेंट करते रहे रेंटल का, तो इसलिए देखिए पहले साल की बिगिनिंग में हमने रेंटल का पेमेंट कर दिया, ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में हमने बिगिनिंग में रेंटल का पेमेंट कर दिया, तो बिगिनिंग में इतना अमाउंट ड्यू था और एंड में इंटरेस्ट इतना चढ़ा और आपका एंड में बैलेंस इतना हो गया। फिर सेकंड ईयर के बिगिनिंग में वही इतना बैलेंस ड्यू था, पहले बिगिनिंग में पेमेंट कर दिया, है ना, अमाउंट ड्यू इतना रहा, फिर साल के एंड में इतना इंटरेस्ट चढ़ा, ऐसे करते करते जाएंगे, एंड में ये आपका जीरो हो जाएगा। तो ये टेबल आप आराम से संभाल लोगे, मैं श्योर हूं, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इंटरेस्ट चढ़ाना है, पेमेंट करो इंटरेस्ट चढ़ाओ, पेमेंट करो इंटरेस्ट चढ़ाओ, बस इतना सा काम है। और यहाँ पर इन्होंने भी आईसीए ने भी अलग तरीके से टेबल बनाया, बस इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट को बाइफरकेट किया। ये जो भी हम पेमेंट करते हैं, ये मान लीजिए मैं 5 लाख पेमेंट कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, तो इसमें कुछ तो इंटरेस्ट का पेमेंट करो, उसका बाइफरकेशन है, आप ऐसे भी करोगे चलेगा, अदरवाइज आप ये भी देखोगे आपको समझ में आएगा, आई एम श्योर इतना तो आपको आएगा अभी, क्योंकि अब रिवीजन कर रहे हो फटाफट से। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अब आप आराम से संभालोगे, इस क्वेश्चन में कोई बात नहीं, मैंने सारा चीज आपको समझा दी यहाँ पर कि कैसे क्या करना है। हालांकि यहाँ पर लेबर वर्क हो जाएगा, तो उम्मीद मत कीजिएगा क्वेश्चन आए, मैं तो चाहूंगा नहीं है, नहीं तो लेबर वर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में कोई दम नहीं, बस लेबर वर्क है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे, अब आएगा असली मजा, अब हम शुरुआत करेंगे मॉडिफिकेशन के क्वेश्चन वन बाय वन। चलिए मॉडिफिकेशन में अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एंड मैं पहले क्वेश्चंस भी करा दूंगा एंड बाद में लिंक करा के समझा दूंगा कि कहाँ पर क्या डिफरेंस हो रहा है और उसके पीछे क्या रीजन है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चन करेंगे मॉडिफिकेशन का, एंड आप यहाँ पर पूरा ध्यान दीजिएगा, एंड लास्ट में मैं सभी का लिंक करा के एक बार क्लियर करा दूंगा सारी चीजें। और यहाँ पर अभी शायद इलस्ट्रेशन 32 या 33 भी एक बड़ा क्वेश्चन है, वो भी हम करेंगे, पर थोड़ा सा रुक के करेंगे, पहले अभी हम इलस्ट्रेशन 34 डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसी एंटर्स इनटू ए 10-year लीज फॉर 5,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस, 10 ईयर्स के लिए लीज भी लिया गया, 5,000 स्क्वायर मीटर का एक ऑफिस स्पेस बड़ा सारा लिया गया। द एनुअल लीज पेमेंट्स आर रुपीज 1 लाख पेबल एट द एंड, ये देखिए यहाँ पर एंड को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कैन नॉट बी डिटरमाइन, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो लेसी क्या लेगा, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट ले लेगा, डेट इज 6%।
एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 7, यानी 6 साल तक तो सब कुछ सही चल रहा था, 6th ईयर तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 7th ईयर के बिगिनिंग में, मतलब 6th ईयर के एंड यानी 7th ईयर के बिगिनिंग में लेसी और लेसर ने अमेंड किया। अमेंड का मतलब ये होता है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जो इनिशियली डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन है, इनिशियली डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव करना, यानी कैफे में बैठे दोनों जन और दोनों ने टर्म्स एंड कंडीशन को बदलाव के अमेंड किया। द ओरिजिनल लीज by extending the contractual lease term by another 4 years। ये another 4 years है, मतलब पहले 10 years का था, अब और 4 years से एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब टोटल 14 years हो गया, जबकि 6 years बीत चुका है ना, और रिमेनिंग 4 years था, तो यहाँ पर प्लस 4 years और हो गया, यानी 8 years अब बचा हुआ है। चलिए समझ में, और या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, टोटल 14 years हो गया, 6 साल गया तो 8 years बचा हमारा। द एनुअल लीज पेमेंट्स आर अनचेंज, डेट इज पहले भी 1 लाख था, अभी भी 1 लाख रहेगा। लेसी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 7 इज 7%। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, जब कभी भी मॉडिफिकेशन होगा, जब कभी भी मॉडिफिकेशन होगा, हम रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट लेंगे। तो अब देखिए 7th ईयर के बिगिनिंग में आपका 7% हो चुका, तो यही लेंगे, क्योंकि मॉडिफिकेशन होगा तो हमेशा रिवाइज्ड वाला आएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो हम शुरुआत की बात करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से। सबसे पहले हम 0th ईयर में देखेंगे, 0th ईयर में क्या कोई मॉडिफिकेशन हुआ? नहीं। 0th ईयर में क्या डिसाइड हुआ था? एवरी ईयर 1 लाख रुपीज दिया जाएगा ऐसा लीज रेंटल, और तब 0th ईयर में इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट डेट इज डिस्काउंटेड 6% था। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक 10 बार, टोटल 10 टाइम्स 1 लाख लीज रेंटल दिया जाएगा, और इसे डिस्काउंट किस रेट से करेंगे? 6% से करेंगे। एग्रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या आएगा? 736008 आ जाएगा। सारे 1 लाख को पुल करोगे, 6% से 1 लाख डिवाइड बाय 1.06 इक्वल एम प्लस 10 टाइम्स करोगे, एमआरसी करोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका। और ये हमारा लीज लाइबिलिटी है। तो हम इनिशियली क्या करेंगे, आरओयू एसेट दिखाएंगे डेबिट इतना से ही, और लीज लाइबिलिटी भी दिखा देंगे इतना से। अब मेरी बात सुनिए, 6 साल तक तो कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं, तो आने वाले 6 इयर्स तक हमारा क्या हिसाब चलेगा? आरओयू एसेट पे डेप्रिसिएशन होगा। मान लीजिए 10 इयर्स के लाइफ के हिसाब से स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कर देंगे, और जो लीज लाइबिलिटी उस पर हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा और इंस्टॉलमेंट माइनस होगा, इंटरेस्ट चढ़ेगा और इंस्टॉलमेंट माइनस होगा, ऐसे करते करते 6 बार होगा, है ना, 6th ईयर के एंड तक। तो यहां पर आप देखिए, हमने लीज लाइबिलिटी और आरओयू एसेट इतना से दिखाना है। अगर आप बोलोगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं आरओयू एसेट और लीज लाइबिलिटी कितना, 736008, 736008 मैंने लिख दिया, ये एंट्री ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखिए यहां पर लीज लाइबिलिटी बैलेंस शीट जैसा है, पर मैंने बैलेंस शीट वर्ड नहीं लिखा, 2 कॉलम बना दिया। लीज लाइबिलिटी आरओयू एसेट। अब आरओयू एसेट जो भी आपका है, ये स्ट्रेट लाइन में 10 इयर्स का आपका लीज का पीरियड है, तो 10 इयर्स में डेप्रिसिएशन होगा, जबकि हमें 6 साल के एंड में जाना है, क्योंकि 6 ईयर के एंड में अमेंडमेंट हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन 6 साल का कर देंगे। कैसे करेंगे? 736008 डिवाइड बाय 10 इंटू 6 कर दीजिए। डिवाइड बाय 10 करोगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा, इंटू 6 करेंगे तो 6 साल का एक साथ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 6 साल का मैंने डेप्रिसिएशन कर दिया, तो कैरिंग अमाउंट कब का आएगा? 6th ईयर एंड का कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 294404। ये मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया 294404 6 ईयर के एंड का। अब यहां पर लाइबिलिटी में भी क्या होगा? लाइबिलिटी में डेप्रिसिएशन ही होगा। लाइबिलिटी में आप क्या करोगे, हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा, क्योंकि 6 साल तक तो बराबर इंटरेस्ट चढ़ा और पेमेंट हमने 1 लाख किया, इंटरेस्ट चढ़ा, पेमेंट हमने 1 लाख किया। आप कैलकुलेटर ले लीजिए, एक बार पॉज कर लीजिएगा, कैलकुलेटर लेके क्या करोगे, 736008 प्लस 6% माइनस 1 लाख, प्लस 6% माइनस 1 लाख, प्लस 6% माइनस 1 लाख, ऐसा 6 बार करोगे आप। हाँ, प्लस 6% माइनस 1 लाख, प्लस 6% माइनस 1 लाख, 6 बार करोगे, क्योंकि 6 साल तक ऐसा ही चलेगा। फिर 6 बार करने के बाद 6th ईयर के एंड का आपका लीज लायबिलिटी होगा 346509। आप एक बार पॉज करके कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा, है ना। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 736008 प्लस 6% करोगे या इंटू 6% करने पर तो ये आएगा, प्लस 6% करोगे तो उस पर इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाएगा, माइनस 1 लाख, प्लस 6% माइनस 1 लाख, ऐसा टोटल 6 बार करना है, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए 6th ईयर के एंड में हमारा लीज लायबिलिटी 346509 है, और इसका इंटरेस्ट हमें पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट पीएल में जाएगा, पेमेंट कैश को कम करेगा, और इधर इसका डेप्रिसिएशन भी पीएल में जाएगा, और बैलेंस शीट हमारा मैच रहेगा। अभी हम बैलेंस शीट मैच नहीं करेंगे, हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं। तो हमारा देखिए लीज लायबिलिटी ये रहेगा हमारा 6th ईयर के एंड में, और एसेट का कैरिंग अमाउंट, आरओयू एसेट का कैरिंग अमाउंट ये होने वाला है। अब क्या होगा, 6ठे साल के एंड में हम मॉडिफिकेशन करें, तो मॉडिफिकेशन करने पर हमारा जो नया से जो भी अमेंडमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे क्या लीज रेंटल है, और क्या हमें अल्टीमेटली हमारा नया लाइबिलिटी क्या होगा, रिवाइज लाइबिलिटी। तो अब हमारा क्या होगा, मॉडिफिकेशन करने के बाद 6 साल के बाद अनदर 4 इयर्स और अमेंड हो गया, यानी टोटल और 8 इयर्स तक लीज रेंटल हमें देना है, 1 लाख रुपीज करके, और 8 इयर्स यानी 7 8 9 10 11 12 13 14 8 साल तक हमें लीज रेंटल देना है, और हमारा डिस्काउंट रेट है नया वाला लेंगे मॉडिफिकेशन में 7% वाला।
तो यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए 6 ईयर के एंड में हम बैठे, 6 ईयर के एंड में हम आके पहुंच गए। यहां से हम देख रहे हैं और 8 ईयर्स हमें 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज देना है ना, 1 लाख रुपीज देना है 8 बार। और इन सबको हम पुल करेंगे किससे, 7% से पुल करेंगे, रिवाइज डिस्काउंट रेट 6 ईयर के एंड वाला, इससे हम पुल करेंगे। तो हमारा नया लाइबिलिटी निकल के आ रहा है कितना, 597129। तो ये जो नया लाइबिलिटी हमारा निकल के आ रहा है, पहले लाइबिलिटी हमारा बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है 346509, और हमारा नया लाइबिलिटी कितना आ गया, नया लाइबिलिटी हमारा कितना आ रहा है 597129। यानी ये जो हमारा लाइबिलिटी पहले वाला था ये बढ़ के 597, ये बढ़ के कितना हो जाएगा 597129 हो जाएगा। पर हमने लाइबिलिटी कितना दिखा के रखा 346509, तो क्या हम लाइबिलिटी को बढ़ा रहे, जी हाँ, हम 597129 पे लेके जा रहे, जो कि पहले लाइबिलिटी आपका कितना था 346509 था। तो हमारा इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है कितना, 250620 से इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है, 250620 से इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है। तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज होगा और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट हम क्या करेंगे, एसेट को बढ़ा देंगे। यानी ये इंक्रीज इन लाइबिलिटी को इंक्रीज इन आरओयू एसेट कर देंगे। यानी मेरा कहने का मतलब इतना है कि मॉडिफिकेशन के बाद आपका जितना लीज लाइबिलिटी बढ़ेगा, मॉडिफिकेशन के बाद आपका जितना लीज लाइबिलिटी बढ़ेगा उतना ही हम आरओयू एसेट को बढ़ा देंगे। तो यहां पर आरओयू एसेट को भी कितना से बढ़ा देंगे, 250620 से आरओयू एसेट को बढ़ा देंगे। तो आप देखिए ये है प्लस 294404 पहले का है, यानी 545024, ये हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया हमारा। तो डेट मीन्स व्हाट, हमने किया क्या अल्टीमेटली, हमने अल्टीमेटली क्या किया, हमने लाइबिलिटी इतना से बढ़ाना है, 597129 में पहुंचाना है। पहले 346509 था ओरिजिनल वाला, मॉडिफाइड लीज लाइबिलिटी आपका 597129 है। तो इतना से लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा, आरओयू एसेट भी हम इतना से बढ़ा देंगे। यानी एंट्री क्या होगा, आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 250620। और इसी का कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी को बढ़ाया 250620 से, और आरओयू एसेट को भी 250620 से बढ़ा दिया। एक जगह हम देखेंगे जहां पर डिक्रीज इन स्कोप होता है ना, वहां पर कुछ गेन भी बनता है, उसके बारे में बात करेंगे आगे क्वेश्चन में। और मैंने कहा ना लास्ट में मैं लिंक करवा दूंगा आपको मैं, बट यहां पर एक बार के लिए आपने समझा कि जब कभी भी मॉडिफिकेशन होगा हम नया लेंगे डिस्काउंट रेट, है ना, और नया लाइबिलिटी निकल के आएगा तो इंक्रीज होगा, जितना लाइबिलिटी इंक्रीज होगा उतना इंक्रीज कर देंगे, कोरेस्पॉन्डिंग आरओयू एसेट को भी उतना से हम बढ़ा देंगे। तो ये सारा हमने करा, अब हमारा क्वेश्चन बस ये खत्म है। तो अब देखिए यहाँ पर आईसीआई का सोल्यूशन भी अगर मैं आपको दिखाऊं, आईसी ने देखिए ये नया वाला निकाला, जो हमने 597129 निकाला, इन्होंने 597100 निकाला, क्योंकि ये डेसिमल प्लेसेस का फर्क रहेगा। ये 3 डेसिमल प्लेसेस ले रहे, हमने पूरा लिया था। बाकी आपकी मर्जी, आपको भी 3 डेसिमल प्लेसेस लेके मेहनत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम है आपको बताना सारी चीजें, मैंने आपको बता दिया। फिर आगे देखिए, आपका पहले का लाइबिलिटी ये था, एंड 6 साल के बाद आपका ये नया लाइबिलिटी निकल के आया, एंड अकॉर्डिंगली आपका 250745 से आरओयू एसेट बढ़ेगा, क्योंकि आपका मॉडिफाइड लीज लाइबिलिटी ये रहा और पुराना वाला बैलेंस ये था। हमारा में 100 to 100 का फर्क आएगा, मैटर नहीं करेगा वो। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन में भी वही किया गया जो मैंने आपको कराया, एंड मुझे उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ये हमने पूरा समझ लिया। ध्यान रखिएगा जनरल जरूर से पास कीजिएगा, और इस लीज लायबिलिटी आरओयू एसेट का अलग से कॉलम अलग से दिखा दीजिएगा, इसका वर्किंग आप दिखा दीजिएगा, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी आप चाहो आईसीए का सोल्यूशन को कॉपी करना तो भी आसान है, समझना जरूरी है, समझने के बाद तो आप आराम से ये भी कॉपी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसे कॉपी करने, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा आंसर अगर आप लिखोगे तो आप सिर्फ यही क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में, बाकी चीज नहीं कर पाओगे। तो बाकी आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया सारी चीजें, कल को आप मुझे फिर ब्लेम मत करना। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। एंड मेरा ओपिनियन, आप बोलोगे सर आप क्या चाहते हो, मेरा ओपिनियन है आप ऐसे लिखिए, आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। मैं श्योर हूं नहीं कटेंगे, आराम से आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने भी पूरा बेटर वे में पूरा किया अच्छे से, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, है ना। और स्टैंडर्ड ने भी ऐसा कोई हमें गाइडेंस नहीं दिया हुआ है स्टैंडर्ड ने कि आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। ये सब सारे वर्किंग मैं आपको बता दूं, आईसीए भी अलग अलग जगह पे अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करता है। तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, फ्रेम नहीं कि इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। और ये तो ऐसे भी वर्किंग है, हम तो अल्टीमेटली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल पास करेंगे और अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, वो तो बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे शेड्यूल 3 के हिसाब से। ये तो वर्किंग आप कैसे भी दिखाइए, क्या दिक्कत है। एंड हमें तो एक होता है ना, हमें मेरा मानना है कि हम काबिल बने ना, हम थोड़ा ना रट्टा लगाएंगे, हमें तो काबिल बनना है 3 इडियट्स की तरह। चलिए तो इलस्ट्रेशन 35 अब हम डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन 35 ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, मजा आएगा फिर आपको। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा अच्छे से। लेसी एंटर्स इनटू ए 10-year लीज ऑफ 5000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस, 5000 स्क्वायर मीटर लीज पे लिया गया। एनुअल लीज पेमेंट्स कितना, 50,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 50,000 दिया जाएगा 10 सालों तक, 10 ईयर्स तक। इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट कहाँ डिटरमाइन नहीं हो सकता, तो चलो ठीक है, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट सेकंड प्रायोरिटी रहता है हमारा, और वो 6% हमें दिया हुआ है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6, यानी 5 साल तक सब कुछ सही चला, 5 ईयर्स तक सब कुछ बराबर था।
सिक्स ईयर के बिगिनिंग में यानी फिफ्थ ईयर के एंड में क्या हुआ, लेसी एंड लेसर ने मिलकर अमेंडमेंट किया यानी मॉडिफिकेशन किया। द ओरिजिनल लीज टू रिड्यूस द स्पेस टू ओनली 2500 स्क्वायर मीटर्स ऑफ द ओरिजिनल स्पेस स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 6। द एनुअल फिक्स्ड लीज पेमेंट्स फ्रॉम ईयर टू ईयर 6 टू ईयर 10 आर ₹30,000 यानी आपका नया लीज पेमेंट्स भी बदल दिया गया और आपका नया बोरोइंग रेट भी 5% हो गया। हाउ शुड द सेड मॉडिफिकेशन बी अकाउंटेड फॉर। मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या हो रहा है पता है, मॉडिफिकेशन की वजह से हमारा स्कोप भी कम हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये कि मेरे पास 5000 स्क्वायर मीटर का स्पेस था पहले, पर 5 इयर्स के बाद मैंने क्या किया, 2500 स्क्वायर मीटर ही रखा एंड बाकी मैंने हटा दिया। तो मैं ये समझूंगा यहाँ पर कि मेरे पास देखा जाए तो मैं इनिशियली क्या मानता हूँ, एसेट मानता हूँ। इनिशियली तो मैं क्या मानूंगा, जो भी मेरा लीज लायबिलिटी होगा प्रेजेंट वैल्यू में उसे मैं क्या मानूंगा, आरओयू एसेट। तो देखा जाए तो इनिशियली मैं आरओयू एसेट मानूंगा, है ना, पूरा कितने साल का आरओयू एसेट मानूंगा, 10 साल का 5000 स्क्वायर मीटर का, यानी 5000 स्क्वायर मीटर का मैंने एसेट माना है। अब सोचिए ना 6 साल के बाद अगर ये 5000 स्क्वायर मीटर की जगह 2500 स्क्वायर मीटर हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मैंने एसेट आधा एसेट बेच डाला है देखा जाए तो, है ना, क्योंकि पहले 500 स्क्वायर मीटर का मेरा एसेट हुआ करता था, अब 5 साल के बाद मैंने 2500 स्क्वायर मीटर छोड़ दिया, तो देखा जाए तो मेरा एसेट कम हो गया ना। तो देखा जाए तो प्रोपोर्शनेटली मैंने एसेट बेचा है। तो मैं ये देखूंगा यहां पर इस केस में हमें ये ध्यान में देना कि जब कभी भी आपको दिख रहा है कि मॉडिफिकेशन से स्कोप डिक्रीज होना मतलब बेचने के बराबर माना जाएगा। कब कब ऐसा हो सकता है, मान लीजिए मेरा 5000 स्क्वायर मीटर था, अब मेरा 3000 है स्क्वायर मीटर, यानी 2000 स्क्वायर मीटर माना जाएगा मैंने सेल किया है, और सेल से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम दिखाएंगे। और या फिर मान लीजिए पहले मेरा टोटल 10 ईयर्स के लिए मैंने लीज पे लिया था, मान लीजिए आरओयू एसेट मैंने 10 ईयर्स के लिए लीज पे लिया था, तो पूरा एसेट 10 ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू में दिखाएंगे हम। 10 ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू में जो लाइबिलिटी होगा वही तो हम एसेट दिखाएंगे। अब कल को मान लीजिए 5 साल के बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि हम और फर्दर 5 ईयर्स नहीं रखेंगे, हम सिर्फ 3 ईयर्स ही रखेंगे, तो देखा जाए तो यहां पर भी एसेट का स्कोप डिक्रीज हुआ है, क्योंकि अब आगे जाके हमें उस एसेट से 5 ईयर्स की जगह 3 ईयर्स बेनिफिट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं हमने 2 ईयर्स बेच डाला है ना, 2 ईयर्स हमने बेच डाला है। तो जो प्रोपोर्शन आपने बेचा है उसका सेलिंग प्रॉफिट या लॉस निकलेगा और वो हमें निकालना पड़ेगा। पर पहले वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपको लिंक कराऊं, पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए आपने क्या 5000 स्क्वायर मीटर से कुछ कम किया, नहीं, पहले भी 5000 था बाद में भी 5000 था, बस हमारा यहां पर क्या हो रहा है, ईयर्स बढ़ गए थे, तो खरीदने पर कभी प्रॉफिट नहीं आता। यहां पर देखा जाए तो बोल सकते हो हाँ सर ऐसा हुआ है कि पहले 10 ईयर्स के लिए लीज में लिया गया था, टोटल 14 ईयर्स हो गए, तो एडिशनल 4 ईयर्स देखा जाए तो खरीदने के जैसा, हाँ 4 ईयर्स खरीदने के जैसा, और खरीदने में कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं आता, बेचने पर प्रॉफिट एंड लॉस आता है। इसलिए इंक्रीज स्कोप होने पर आपका कभी भी प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलेगा, जब आपका स्कोप डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। और मैक्सिमम दो ही जगह पे आपका ऐसा हो सकता है सिचुएशन, एक आपका मान लीजिए जो स्पेस है 5000 स्क्वायर मीटर की जगह 3000 हो गया, इस टाइप का कुछ भी अगर हो रहा है आपका, और या फिर मान लीजिए ईयर्स कम हो रहे हैं, तो ये स्कोप को डिक्रीज कर रहा है और यहां पर आपका प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा, और वही हमें सबसे पहले निकालना है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले तो जीरो ईयर में हम क्या करेंगे, हम सारे 50,000 10 टाइम्स जो 10 ईयर्स तक 50,000 लीज रेंटल्स है उसे हम पुल करेंगे 6% से, और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी निकलेगा हम दिखाएंगे आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी दिखाएंगे। तो ये देखिए यहां पर इतने का प्रेजेंट वैल्यू निकला, तो मैं आरओयू एसेट भी इतने का दिखाऊंगा, लीज लाइबिलिटी भी इतने का दिखाऊंगा। अब क्या होगा, 5 सालों तक तो अमेंडमेंट हुआ ही नहीं, 6 ईयर के बिगिनिंग में हुआ है, 5 ईयर्स तक तो हुआ नहीं, तो 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, स्ट्रेट लाइन में लगा देंगे, टोटल ये 10 ईयर्स का है तो 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो 5 ईयर्स का मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया, कैसे लगाऊंगा, 368,004 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स इंटू 5 ईयर्स, एक साथ 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लग गया। तो कैरिंग अमाउंट हमारा आएगा कितने का, 5th ईयर का एंड का कैरिंग अमाउंट आएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद लीज लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं, लीज लाइबिलिटी में 5 साल तक क्या ऐसे डेप्रिसिएशन होगा, जी नहीं, लीज लाइबिलिटी में हर साल इंटरेस्ट चढ़ेगा और इंस्टॉलमेंट माइनस होगा, इंटरेस्ट चढ़ेगा इंस्टॉलमेंट माइनस होगा, कब तक ऐसा चलेगा, 5 ईयर्स तक। आप कैलकुलेटर में सीधा कर सकते हो, 368,004 प्लस 6% माइनस 50,000 प्लस 6% माइनस 50,000, 5 साल तक ऐसा करोगे तो 5th ईयर के एंड में आपका आ जाएगा क्या, लीज लाइबिलिटी 5th ईयर के एंड में हमारा आ जाएगा 210,618। चलिए ये हमने समझा, 210,618 हमारा लीज लाइबिलिटी आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पर कुछ पोर्शन हम बेचेंगे, कुछ पोर्शन बेचेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए मेरा आरओयू एसेट 184,002 का है, ये मेरा आरओयू एसेट 184,002 का है, और ये कितने साल का है, रिमेनिंग 5 ईयर्स का है, ये रिमेनिंग 5 ईयर्स का है, क्योंकि 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन हो गया और रिमेनिंग 5 ईयर्स का। पर हम इसमें कटौती कर रहे हैं, हम क्या करें, अब हमारा जो लाइफ है वो देखिए आप कितना हो गया,
अब हमारा लाइफ कितना हो गया यहाँ पर, लाइफ नहीं, यहाँ पर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लाइफ उतना ही है। अब हमारा स्क्वायर फीट 25 मिनट हो गया, यानी जो 5000 स्क्वायर फीट था वो कितना हो गया, 25 मिनट हो गया। यानी मेरा कहने का मतलब है ये 5 ईयर्स से, चलो आगे भी 5 ईयर्स रहेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या पता है, ये 5000 स्क्वायर फीट का, स्क्वायर मीटर का था, बट हम क्या करें इसमें से आधा छोड़ रहे हैं। तो आधा छोड़ेंगे, अगर 25 मिनट स्क्वायर मीटर अगर आप छोड़ दोगे तो इसका आधा 91184002 था ना, हाँ तो ये आएगा 92001, ये आपको माइनस करना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब है अगर 184002 5000 स्क्वायर मीटर का आपका एसेट है, तो मैं ये नहीं लिख सकता, मैं यहां पर लिख सकता हूं 92001 ये 25 मिनट स्क्वायर मीटर का है और ये भी 25 मिनट स्क्वायर मीटर का है, ये मैं लिख सकता हूं। जबकि मेरा 25 मिनट स्क्वायर मीटर ही रहने वाला है, बाकी तो मैं इसे हटा रहा हूं, तो देखा जाए तो 92001 का मैं एसेट को बेच रहा हूं माना जाएगा। तो यहां पर मुझे क्या करना है, 92001 मुझे माइनस करना है, क्योंकि ये सोल्ड माना जाएगा, ये सोल्ड माना जाएगा। अब अगर मैं लाइबिलिटी की भी बात करूं तो लाइबिलिटी में भी यहां पर आएगा। तो सोचिए ना, लाइबिलिटी में आप अभी नया वाला रिवाइज मत देखिए, एक बार आप एक बार ये 30,000 को मत देखिएगा, आप बस ये सोचिए। यहां पर आप देखिए लीज रेंटल हमारा 50,000 लग रहा था 5000 स्क्वायर मीटर में, है ना, 50,000 रुपीज हम एवरी ईयर दे रहे थे किस पे, 5000 स्क्वायर मीटर में। तो थ्योरेटिकली 25 मिनट स्क्वायर मीटर में हमें कितना लीज लाइबिलिटी देना बनता है। मेरा कहना यह है कि अब हम आगे जाके भी तो यही देते हैं, 6th ईयर में, 7th ईयर में, 8th ईयर में, 9th ईयर में, 10th ईयर में हम कितना देते हैं, 50,000 50,000 50,000 50,000 और 50,000। क्या हम आने वाले 5 साल तक ये देते हैं? जी हाँ। और अगर आप इसका प्रेजेंट वैल्यू भी करोगे तो यही आएगा जो आपका लीज लायबिलिटी यहां पर दिख रहा है, हाँ ये वाला 210618। एक बार इसे मत देखिए, एक बार ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है, एक बार इसे मत देखिए। मेरा कहना है ये कि 5 साल तक आपने जो इंटरेस्ट चढ़ा है, इंस्टॉलमेंट माइनस की आपका लीज लायबिलिटी इतनी कार है। और ये 210618 भी आप ओरिजिनल जो डिस्काउंट रेट था हमारा 6% से आप पुल करके देख लीजिएगा, 210618 ही आएगा आपका, ये आएगा। बट आप सोचिए हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो इसमें से आधा 25 मिनट स्क्वायर मीटर तो हटा रहे, टोटल 5000 स्क्वायर मीटर का हम इतना रेंट दे रहे थे। तो थ्योरेटिकली 25 मिनट स्क्वायर मीटर का कितना बनता हमारा, आधा बनेगा, 25,000 25,000 25,000 25,000 और 25,000 ये बनेगा। अब इसे हमें पुल करना है और इसे भी हम क्या करेंगे, 6% से पुल करेंगे। हम कंपेयर कर रहे हैं, हम यानी सारा चीज सेम रखेंगे। हम क्या रखेंगे, हम ये देखेंगे 50,000 का आधा प्रोपोर्शनेटली इतना 25,000 आपका लीज लायबिलिटी कम होगा। तो यानी 25,000 का लीज लायबिलिटी कम होगा, आगे जाके 25,000 ही लीज लायबिलिटी थ्योरेटिकली होना चाहिए। और रेट भी ओरिजिनल वाला एक बार लेंगे और लेके देखेंगे कि कितना बन रहा है। तो यहां पर मैंने कर रखा है, ये देखिए 25,000 के हिसाब से बनता है इतना 105,308। यानी देखा जाए तो आपका 105,308 का लायबिलिटी होना चाहिए, 105,308 का लायबिलिटी होना चाहिए और 105,308 का लायबिलिटी कम हो जाएगा आपका। ये थ्योरेटिकली मैंने निकाला और ये बहुत सेंसिटिव है, यहां पर बस आप ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट रेट नया वाला मत यूज कीजिएगा, है ना, अमाउंट भी कुछ नया वाला मत यूज कीजिएगा। बस पुराने अमाउंट में कितना प्रोपोर्शन बेच रहे हो उतना प्रोपोर्शन हटाना है। जैसे मैं 50% बेच रहा हूं, क्योंकि आउट ऑफ 5000 स्क्वायर मीटर 25 स्क्वायर मीटर में रखूंगा, 2500 स्क्वायर मीटर बेच रहा हूं मैं, तो इसलिए आधा मैंने क्या किया, एसेट को डिक्रीज किया प्रोपोर्शनेटली। और यहां पर भी मैं क्या करूंगा, जो रेंटल है लाइबिलिटी को आधा डिक्रीज मत करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको दिख रहा है आधा हो रहा है, पर ऐसा करने की गलती मत कीजिएगा, फंस जाओगे किसी क्वेश्चन में। आप रेंटल को आधा करोगे, रेंटल को आधा करोगे। तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने वही किया, मैंने रेंटल को ही आधा किया। देखिए 50,000 का जो रेंटल है उसको मैंने 25,000 का रेंटल बनाया। थ्योरेटिकली रेंटल आधा होगा, क्योंकि आधा स्पेस आधा रेंटल। डिस्काउंट रेट भी सेम रखा है मैंने और अमाउंट भी 50,000 से 25,000 निकाला मैंने। और इससे मैंने पता किया कि आज का वैल्यू हो रहा है मेरा 105,308। यानी देखा जाए तो मेरा लाइबिलिटी जो है वो कितना से डिक्रीज होगा, 105,308 से लाइबिलिटी डिक्रीज होगा। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा मेरा यहां पर स्कोप कम होने की वजह से एसेट इतना से कम हो रहा है और लाइबिलिटी इतना से कम हो रहा है ना। तो यहां पर आप सोचिए एसेट मेरा 92,000 के आसपास से कम हो रहा है और लाइबिलिटी मेरा उससे ज्यादा 1,05,308 से कम हो रहा है। तो इसका जो रिजल्टिंग डिफरेंस आएगा ना, ये मेरा गेन है। प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई भी आ सकता है, पर यहां पर मेरा गेन निकल रहा है। तो मैं देखा जाए तो मैं खुश हो रहा हूं। क्यों गेन आया पता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो हमने आगे जाके 5 साल में पूरा फुल अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाया था ना, तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन के इफेक्ट के चलते आपका ये गेन आ रहा है और ये गेन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और इसका आपको पता है एंट्री क्या होगा,
इसका एंट्री भी मैंने पास करके रखा हुआ है, ये देखिए इसका एंट्री ये रहा। लीज लाइबिलिटी को हम 105,308 से कम कर रहे हैं, आरओयू एसेट को हम 92,001 से कम कर रहे हैं, और आपका रिजल्टिंग गेन जो है पीएल में चला जाएगा 13307 से। और ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर हमारा मॉडिफिकेशन स्कोप को डिक्रीज कर रहा है और इसे हम बेचने के बराबर मानेंगे। कैसे? क्योंकि 5000 का मेरा एसेट जो था स्क्वायर मीटर का, अब वो 25 मिनट का स्क्वायर मीटर का हो गया, मतलब मैंने आधा बेचा, और बेचने के चलते मेरा आरओयू एसेट गिरा 92,001 से, और मेरे लाइबिलिटी का लीज रेंटल थ्योरेटिकली 50,000 की जगह 25,000 होना चाहिए, और ओरिजिनल डिस्काउंट रेट के हिसाब से मेरा आ रहा है 105,308, यानी अनदर 105,308 का मेरा लाइबिलिटी कम हो रहा है। तो लाइबिलिटी 105,308 से कम हो रहा है और एसेट 92,001 से कम हो रहा है, और अल्टीमेटली मेरा फायदा आ रहा है कितने का? मेरा फायदा आया गेन, जो कि मैंने दिखा दिया कितने का आया, 13307 का। तो ये तो मैं दिखा दूंगा यहाँ पर। अब ये मेरा गेन चला जाएगा पीएल में। चलिए अब मैं यहाँ पर कहीं पीएल में भी लिख सकता हूं यहाँ पर कि ये जो मेरा गेन आएगा यहाँ पर पीएल में, ये रहा, मैंने दिखा के भी रखा हुआ यहाँ पर। चलिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए यहां तक ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम आगे देखेंगे कि क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो मैंने बेचने का काम तो कर दिया यहाँ पर, अब आगे मैं देखता हूं कि क्या हो रहा है। अब आगे रियल में मॉडिफिकेशन का काम करेंगे। आगे जाके 30,000 का लीज रेंटल लगेगा, आगे जाके 30,000 का लीज रेंटल लगेगा, और डिस्काउंट रेट है 5%। मॉडिफिकेशन तो हो रहा है, तो अब मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, तब तक मैं मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा था, अभी तक मैंने बेचने का काम किया, क्योंकि मैंने आधा हटा दिया। तो आधा हटा दिया, तो आधा बेचने का क्या गेन और लॉस है मैंने निकाला। अब रियल में मैं मॉडिफिकेशन करूंगा, तो अब आगे जाके मेरा लाइबिलिटी कितना होगा? हर साल रेंटल लगेगा 30,000 30,000 30,000, और मेरा 5% का डिस्काउंट रेट है। तो इससे मैं नया लाइबिलिटी निकालूंगा। ये देखिए 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 5 साल तक होना है, और इसे मैं 5% से पुल करूंगा नया डिस्काउंट रेट से। ये रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट है, ठीक है। अमेंडमेंट हो रहा है तो मॉडिफिकेशन में नया वाला हम लेते हैं, और इससे हमारा लाइबिलिटी आ रहा है इतना 129,884 का हमारा लाइबिलिटी आ रहा है। तो अगर 129,884 का हमारा लाइबिलिटी आ रहा है, तो मेरा नया लाइबिलिटी होगा 129,884 का। तो यानी क्या अब मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है? अब हम देखें कितना से हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। 105,308 माइनस 129,884, 24,576 से मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, और इसका कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहां जाएगा? आरओयू एसेट बढ़ाएंगे, 24,576 से आरओयू एसेट बढ़ाएंगे। तो आरओयू एसेट कितना हो जाएगा? 92,001 प्लस 24,576 116,577, और ये ओवर द यूजफुल लाइफ जो आपका 5 ईयर से डिप्रिसिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी से हजम नहीं होगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इसे आप ध्यान से सुनिए। पहले मैंने मॉडिफिकेशन नहीं किया, पहले मैंने ये कहा कि 5,000 से 2,500 हो गया, आधा बेच डाला है। आधा बेचोगे तो एसेट आधा कम होगा, और रेंटल भी आधा होना चाहिए, और उसके हिसाब से नया लाइबिलिटी होगा। तो जो नया लाइबिलिटी होगा, तो कितना लाइबिलिटी कम हो रहा है ये हमने देखा। तो क्या अभी तक मैंने मॉडिफिकेशन किया? जी नहीं, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया, नया अमाउंट भी यूज नहीं किया, नया डिस्काउंट रेट कुछ यूज नहीं किया। मैंने बस ये कहा कि एसेट आधा कम कर दो, और लीज रेंटल आधा कम करने की वजह से नया लाइबिलिटी आएगा आपका। तो आपका लाइबिलिटी कितना कम हो रहा है, एसेट कितना कम हो रहा है, उसका रिजल्टिंग डिफरेंस पीएल में जाएगा, ये मैंने कहा। अब जो मेरा लाइबिलिटी है, ये मेरा लाइबिलिटी जो है कितने का है? ये 2500 स्क्वायर फीट का ही मेरा लाइबिलिटी है, ये 2500 स्क्वायर मीटर का ही मेरा लाइबिलिटी, और ये भी मेरा 2500 स्क्वायर मीटर का ही एसेट है, क्योंकि मैंने 5,000 स्क्वायर मीटर से 2500 का स्क्वायर मीटर बना दिया। अब मैं कहना चाहता हूं कि यही जो 2500 स्क्वायर मीटर का मेरा लाइबिलिटी और एसेट है, इसमें मॉडिफिकेशन होके इसका रेंट है आपका 30,000 हो जा रहा है। 25,000 की जगह मान लीजिए 30,000 हो जा रहा है। तो इसके चलते मेरा मॉडिफिकेशन हो रहा है, और मॉडिफिकेशन के चलते मेरा ये लाइबिलिटी नया वाला आ रहा है। तो ये जो नया वाला लाइबिलिटी आ रहा है, ये मेरे लाइबिलिटी को बढ़ाएगा, और साथ साथ मेरे एसेट को भी बढ़ाएगा। तो पहले वाले में हमने एसेट लाइबिलिटी को ऐसे नहीं बढ़ाया था, हमने एसेट को अलग से चेंज किया, लाइबिलिटी को अलग से, और उसका पीएल निकाला। और यहां पर हम मॉडिफिकेशन करके जितना हमारा लाइबिलिटी बढ़ेगा, उतना से हम क्या करेंगे? एसेट को भी बढ़ाएंगे। मतलब मॉडिफिकेशन से लाइबिलिटी बढ़ेगा तो एसेट भी बढ़ेगा। पर वो मॉडिफिकेशन नहीं था इसके पहले वाला, वो बेचना था, और बेचने का जो भी फायदा है घाटा होगा पीएल में जाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं। एंट्रीज मैंने आपको समझाई दी, इसका भी एक एंट्री हो जाएगा। आरओयू एसेट टू लीज लायबिलिटी हम कर देंगे, जो आपका मॉडिफिकेशन की वजह से बढ़ा ना 24,576 का, तो ये हम आरओयू एसेट को बढ़ाएंगे, कोरिस्पोंडिंग लीज लायबिलिटी को भी बढ़ा देंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन को हमने बहुत समय दिया, अब मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन आराम से संभाल लोगे। एंड ये इसका सोल्यूशन है हैंड रिटन, सॉरी आईसी का भी सॉल्यूशन मैंने रखा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, इलस्ट्रेशन 36 कराने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए फटाफट से बताऊंगा आपको इलस्ट्रेशन 36। देखिए लेसली यहाँ पर 10 ईयर के लिए लीज पे ले रहा है 5,000 स्क्वायर मीटर एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6, यानी 5 साल बीत चुका है,
छठे साल के बिगिनिंग में अमेंडमेंट हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन में ये कहा गया कि 1 लाख का जो लीज पेमेंट है, जो पहले हमने कहा था कि हम एवरी ईयर 1 लाख का लीज पेमेंट लेंगे, यानी पहले ओरिजिनल 1 लाख का लीज पेमेंट लिया जाता एंड अब उससे हम मॉडिफाई करके 95,000 कर दे रहे हैं। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज का डिटरमाइन नहीं हो सकता। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 6% दिया हुआ है और कहा कि छठे साल के बिगिनिंग में आपका मॉडिफिकेशन के टाइम इंक्रीमेंटल लीज रेट 7% है। तो आपको यहां पर दिखेगा कि सर 1 लाख का लीज पेमेंट अब 95,000 हो गया। तो आप बोलोगे सर यहां पर भी तो मॉडिफिकेशन से डिक्रीज हुआ है, हम यहां पर भी तो समझ सकते हैं कि हमने बेचा है। मैं कहूंगा यहां पर कुछ बेचना नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ रेंटल कम हुआ है, बेचना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बेचना? क्या आपका स्कोप कम हो रहा है? क्या मेरा 5,000 स्क्वायर मीटर से 4,000 या 3,000 स्क्वायर मीटर हो रहा है? जी नहीं, नहीं हो रहा है। क्या मेरा ईयर्स में कमी आ रहा है? क्या पहले 10 ईयर्स था 9 ईयर्स हो रहा है? जी नहीं। तो देखा जाए तो एसेट में कोई भी बेचने जैसी कुछ बात ही नहीं यहाँ पर। ना ही मेरा स्कोप कम हो रहा है, मतलब नहीं मेरा एसेट का लाइफ कम हो रहा है यहाँ पर, 10 ईयर्स का 10 ईयर्स ही है, और नहीं मेरा स्पेस कम हो रहा है। तो यहां पर देखा जाए तो जस्ट बिकॉज आप कहोगे कि रेंट आपका गिर गया, इसका मतलब बेचना नहीं है। तो मतलब यहां पर बेचने की बात नहीं हो रहा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन हो रहा है। और सिर्फ मॉडिफिकेशन में हम क्या करते हैं? नया लीज लाइबिलिटी निकालते हैं, और जो डिफरेंस आएगा उसे हम लाइबिलिटी को बढ़ाएंगे, एसेट को बढ़ाएंगे, बात खत्म। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम छठे साल के बिगिनिंग में यानी 5th ईयर का एंड का लीज लाइबिलिटी और आरओयू एसेट निकालेंगे। तो पहले हमें क्या करना है? स्टार्टिंग में तो 1 लाख करके जाता, तो 1 लाख करके 10 बार जाएगा, तो 1 लाख को ओरिजिनल डिस्काउंटेड 6% से पुल करेंगे, है ना, 6% से पुल करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू हमारा ये आ जाएगा, तो यही आरओयू एसेट होगा और यही लीज लायबिलिटी होगा। अब हम 5th ईयर के एंड में पहुंचेंगे। इंटरेस्ट चढ़ा, इंस्टॉलमेंट माइनस किया, इंटरेस्ट चढ़ा, इंस्टॉलमेंट माइनस किया, मेरा लीज लायबिलिटी 5th ईयर के एंड में आ गया। और इधर आरओयू एसेट में भी 5 ईयर्स का इकट्ठा डेप्रिसिएशन करो, 5th ईयर का कैरिंग अमाउंट भी मेरा आ गया, दोनों तरफ ये आ गया। अब मुझे क्या करना है? मेरा नया जो लीज रेंटल है मॉडिफिकेशन की वजह से यूजिंग रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट, मैं नया लीज लायबिलिटी निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा? 95,000 होगा मेरा और 7% से पुल करना। तो देखिए 95,000 5 बार देना है, 6 7 8 9 10, है ना। और इसे पुल किया जाएगा कौन से रेट से? नए वाले रेट से, 7% से पुल किया जाएगा। हाँ, 7% से पुल करेंगे हम इसे, तो हमारा लाइबिलिटी इतने का आएगा। तो 3,89,578 का लाइबिलिटी नया वाला आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिवाइज लाइबिलिटी का 3,89,578 का मेरा रिवाइज लाइबिलिटी आएगा, यानी बढ़ेगा कितना? 421,235 माइनस 3,89,578, यह आ गया 3,16,577। इतना से मेरा लाइबिलिटी बढ़ेगा और कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरा एसेट भी 3,16,577 से बढ़ जाएगा। 368,004 399,661, ये मेरा बढ़ गया, बस बात खत्म यहाँ पर। तो देखिए डिक्रीज इन लाइबिलिटी इतना हो रहा है ना। तो आपका अच्छा यहाँ पर लाइबिलिटी कम हो रहा है क्या? जी हाँ, यहाँ पर लाइबिलिटी कम हो रहा है। चलो देख लिया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। लाइबिलिटी कम हो रहा है, यहाँ पर आपका माइनस हो रहा है। ठीक है, माइनस हो रहा है तभी तो 389,578 हुआ, क्योंकि ऐसे भी रेंटल कम होगा तो लाइबिलिटी भी आपका कम ही होगा। तो लाइबिलिटी कम हुआ, तो लाइबिलिटी कम होगा तो एसेट भी कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। माइनस 3,16,577, 368,004 माइनस 3,16,577, 336,347। ठीक है, तो हमने निकाल यहाँ पर, और इसका एंट्री भी पास कर देंगे। 3,16,577 से हमारा क्या होगा? लीज लायबिलिटी कम होगा, आरओयू एसेट भी कम हो जाएगा, बस बात खत्म। और इन्होंने भी अपना सॉल्यूशन जो रखा मैंने यहाँ पर रख दिया, आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी क्वेश्चन मैंने इतना आसान क्वेश्चन था 36, पूछो मत, आराम से हमने क्वेश्चन को मैनेज कर लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37, एंड ये लेसी का इकलौता क्वेश्चन है। फिर एक 32 या 33 वो करेंगे, फिर बड़ी क्वेश्चन सारे लेसी के खत्म हो जाएंगे। फिर लेसर का एक क्वेश्चन है वो करेंगे, और सेल एंड लीजबैक और ट्रांजिशन अप्रोच बचेगा। बस बड़ी क्वेश्चन सारे हमने कवर कर लिए। तो यहाँ पर आप देखिए इलस्ट्रेशन 37 अब हम डिस्कस करेंगे, एंड ये इलस्ट्रेशन 37 में सब कुछ है, यानी स्कोप डिक्रीज होना। एंड याद है आपको मैंने कहा था स्कोप डिक्रीज होने पर आपका हम प्रॉफिट वगैरह का इंपैक्ट डालते हैं, फिर बाद में हम अल्टीमेटली मॉडिफिकेशन करते हैं। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था ना 35, ये 35 आपको समझ में अगर आया ना मेरा बात, तो 37 अभी आपको काफी आसान लगने वाला है। जो मैंने 35 आपको समझाया था, 37 आपको काफी आसान लगेगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगता है मुझे, तो आपको भी लगेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसी एंटर्स इनटू ए 10-year लीज फॉर 2,000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस, यानी 10 ईयर्स के लिए यहाँ पर भी लीज लिया गया 2,000 स्क्वायर मीटर।
एनुअल लीज पेमेंट्स कितने हैं, 1 लाख के, एंड पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर है। चलिए, हर जगह पे आपको ध्यान देना है, एंड है या बिगिनिंग है, एंड ऑफ द ईयर है। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट इन द लीज कैन नॉट बी रेडिली डिटरमाइन, और इनका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट हमें बता दिया 6% है। चलिए आगे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 लेसी एंड लेसर एग्री टू अमेंड द ओरिजिनल लीज, यानी 5 ईयर्स तक सब कुछ बराबर चला एंड उसके बाद अमेंडमेंट हुआ, तो 5 ईयर्स तक तो सब कुछ बराबर चला, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख 10 बार आपका 1 लाख लीज रेंटल का पेमेंट होगा, इसे 6% से पुल किया जाएगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए वही होगा, 1 लाख को हम 10 बार पुल करेंगे एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी हमारा 736008 आएगा। आरओयू एसेट भी इतने का दिखाएंगे, लीज लाइबिलिटी भी इतने का दिखाएंगे। आरओयू एसेट में 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन कर देंगे, डिवाइड बाय 10 ईयर्स इंटू 5 ईयर्स, ये आ जाएगा, एंड कैरिंग अमाउंट 5th ईयर के एंड का आ जाएगा। फिर लीज लाइबिलिटी में हर साल इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, यानी क्या करेंगे, 736008 प्लस 6% था ना ये यहाँ पर, हाँ 6% है, तो यहाँ पर प्लस 6% करेंगे, -1 लाख, प्लस 6% -1 लाख, कितनी बार, 5 टाइम्स ऐसा करेंगे, तो हमारा 5th ईयर का एंड का लीज लाइबिलिटी निकल के आ जाएगा। चलिए, तो ये लीज लाइबिलिटी हमारा निकल के आ जाएगा 5th ईयर का एंड का, और साथ ही साथ यहाँ पर कैरिंग अमाउंट एसेट का भी निकल के आ जाएगा 5th ईयर के एंड का। तो यहाँ तक तो सब कुछ परफेक्ट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा कि 6 ईयर्स के बिगिनिंग में यानी 5th ईयर के एंड में इन्होंने अमेंडमेंट किया और एडिशनल 1500 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस सेम बिल्डिंग में ले लिया स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6। और आपको अगर कंसेप्ट याद होगा तो हम ये चेक करते थे, अगर बिल्डिंग में आपने एडिशनल यानी मॉडिफिकेशन से आपका स्कोप इंक्रीज हो रहा है, एडिशन ऑफ एसेट हो रहा है, तो हम ये चेक करते हैं कि वो सेपरेट लीज है या नहीं है। अगर हम स्टैंड अलोन प्राइस के हिसाब से जितना उसका स्टैंड अलोन वैल्यू बनता है, जितना उसका स्टैंड अलोन रेंटल बनता है, अगर उतना ही आपका बढ़ रहा है साथ साथ में, तब तो हम उसे सेपरेट मानते हैं, अदरवाइज हम उसे सेपरेट नहीं मानते। पर नीचे इन्होंने साफ क्लियर कर दिया हमें कि जो 1500 स्क्वायर मीटर का हमने जो उसका कंसीडरेशन जो हम देंगे वो स्टैंड अलोन प्राइस के हिसाब से नहीं है, इसका मतलब ये सेपरेट लीज नहीं होगा। और इन्होंने बता भी दिया कि ये सेपरेट लीज का केस नहीं है, तो मतलब ये मॉडिफिकेशन का केस, यहाँ पर सेपरेट अकाउंटिंग नहीं होने वाला, जो होना है इसके अंदर ही होना है। अब देखिए, एक तो एडिशनल स्पेस बढ़ा, दूसरा रिड्यूस हुआ लीज टर्म फ्रॉम 10 to 8 ईयर्स। इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा, लीज टर्म 10 ईयर्स से रिड्यूस होके 8 ईयर्स हो गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब स्कोप डिक्रीज होना। और मैंने आपको समझाया था ना, जैसे स्पेस कम होना या ईयर्स कम होना, मतलब आप एसेट को बेच रहे हो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आपका जो एसेट है, कहां गया, ये जो आपका एसेट है हाईलाइट किया हुआ मेरा, ये आपका एसेट, ये 5 ईयर्स का लाइफ का लाइबिलिटी है, यानी 5 ईयर्स का जो रेंटल है उसका लाइबिलिटी है, एंड ये एसेट भी 5 ईयर्स का लाइफ का। तो ये आउट ऑफ 5 ईयर्स का जो है आपका, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 2 ईयर्स का बेच रहे हैं, क्योंकि रिमेनिंग 5 ईयर्स था। रिमेनिंग 5 ईयर्स अब कितना हो जाएगा, अब 3 ईयर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल लीज टर्म 10 ईयर्स से 8 ईयर्स हो गया, तो मतलब स्कोप 2 साल से कम हो गया हमारा। इसका मतलब मानेंगे कि कुछ पोर्शन हम बेच रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कुछ पोर्शन बेच रहे हैं, तो सारा ओरिजिनल रखेंगे हम, यहाँ पर सब कुछ ओरिजिनल रखेंगे और उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए 368004 ये देखा जाए तो टोटल 5 ईयर्स का, और ये 5 ईयर्स में डेप्रिसिएशन होता है टोटल स्ट्रेट लाइन में। तो हम इसमें से देखेंगे 2 ईयर्स कितने, 2 ईयर्स का कितना पोर्शन होगा, 3 ईयर्स का कितना पोर्शन होगा। क्यों, क्योंकि आगे जाके 2 ईयर्स का पोर्शन हम बेच रहे हैं अभी, और 3 ईयर्स का पोर्शन ही रहेगा, क्योंकि आगे जाके 3 ईयर्स ही हम इस एसेट को रखने वाले आउट ऑफ 5 ईयर्स। तो आउट ऑफ 5 ईयर्स 2 ईयर्स हम सोल्ड करेंगे और 3 ईयर्स हमारा रिमेन रहेगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा 368004 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा, 368004 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा मैं, 1 साल का आएगा, इंटू 2 कर दूंगा, तो मेरा 147201 आ रहा है। 147201 ये 2 साल का है जो कि मैं बेचूंगा। यानी देखा जाए तो मैं इतने का वैल्यू ऑफ एसेट बेच रहा हूं और इतने का वैल्यू ऑफ एसेट मेरा रहेगा। यानी अल्टीमेटली वापस से मैंने यहाँ पर हाईलाइट दिया है, अल्टीमेटली मेरा जो कैरिंग अमाउंट है 368004 का, इसमें से 2 ईयर्स का बेचा जा रहा है। 147201 मेरा एसेट डी रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि मैं 2 ईयर्स का अपना ईयर्स को कम कर रहा हूं, है ना, तो ये बेचने के बराबर है। तो इतने का एसेट मेरा कम हो जाएगा, मेरा कैरिंग अमाउंट इतना आएगा, है ना, इतने का मेरा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा बेचने पर। अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी भी मेरा कम होगा, तो लाइबिलिटी पे सारा चीज हम सेम रखेंगे, पुराना वाला। तो पुराना लाइबिलिटी हमारा, पुराना रेंटल कितना जा रहा था, पुराना रेंटल हमारा 1 लाख जा रहा था, और पुराना हमारा डिस्काउंट रेट कितना था, पहले वाला ओरिजिनल डिस्काउंट रेट हमारा 6% था। तो हम देखिए, अब देखिए जो हमारा लीज रेंटल और 5 ईयर्स तक लगता है 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके, अब सिर्फ 3 ईयर्स ही लगेगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 3 ईयर्स ही लगेगा, क्योंकि 5 ईयर्स से 3 ईयर्स हो चुका है, और डिस्काउंट रेट भी ओरिजिनल वाले लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे पता है, हम ये देखिए
1 लाख 1 लाख और 1 लाख, यहां पर नहीं रहा, यहां पर नहीं रहा, 1 लाख को 6% से पुल करेंगे तो देखा जाए तो हमारा नया लाइबिलिटी आ रहा है 267,301। यानी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये कहा कि 10 ईयर्स से 8 ईयर्स हो रहा है, मतलब मैं 2 ईयर्स का एसेट बेच रहा हूँ, 2 ईयर्स का एसेट बेच रहा हूँ, मतलब मैंने 2 ईयर्स का एसेट डी रिकॉग्नाइज किया, और साथ ही साथ मैं अभी नया लाइबिलिटी निकालूंगा, 3 ईयर्स का मेरा कितना लाइबिलिटी होता है, उसमें मैं अमाउंट भी सेम रखूंगा, है ना, अमाउंट जो है 1 लाख ही रखूंगा मैं, और साथ ही साथ आपका क्या करूंगा, जो डिस्काउंट रेट है वो भी सेम रखूंगा मैं, तो सब कुछ मैंने सेम ही रखा है यहाँ पर। तो मेरा नया लाइबिलिटी आ रहा है 267,301, यानी कहने का मतलब नया लाइबिलिटी 267,301 आ रहा है। जो पहले लाइबिलिटी था 421,235, इसमें से 267,301 का नया लाइबिलिटी आ रहा है मेरा, मतलब इतने का लाइबिलिटी मेरा डी रिकॉग्नाइज हो रहा है ना, क्योंकि ये 5 ईयर्स का लाइबिलिटी था, अब ये 3 ईयर्स का लाइबिलिटी हमारा, यानी 2 ईयर्स का लाइबिलिटी हमारा डी रिकॉग्नाइज होगा। जैसे 2 ईयर्स का एसेट डी रिकॉग्नाइज हो, वैसे 2 ईयर्स का लाइबिलिटी डी रिकॉग्नाइज होगा। सेम पुराना जो क्वेश्चन मैंने कराया था 35, वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इतने का लाइबिलिटी डी रिकॉग्नाइज करोगे और इतने का एसेट डी रिकॉग्नाइज करोगे तो गेन और लॉस आएगा। तो हम देखते हैं एसेट मेरा जितना से डी रिकॉग्नाइज हो रहा है उसके मुकाबले लाइबिलिटी और ज्यादा से डी रिकॉग्नाइज हो रहा है, मतलब मेरा फायदा आएगा यहाँ पर। तो देखिए मेरा फायदा कैसे है, मेरा एसेट जो है 147,201 से कम हुआ, लेकिन लाइबिलिटी उससे भी ज्यादा से कम हुआ, मतलब मेरा 6733 का फायदा हो गया। और इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कहां गया इसका जर्नल एंट्री, पास नहीं किया क्या हमने? चलो इसका जर्नल एंट्री हमने पास नहीं किया, पर इसका जर्नल एंट्री मैं आपको सिंपल बता देता हूं क्या होगा। ये देखिए लीज लाइबिलिटी हमारा कम हो रहा है, ROU एसेट भी कम हो रहा है, और गेन हो रहा है हमारे से, गेन हमारा PL में जाएगा। लीज लाइबिलिटी कितने से कम हो रहा है हमारा, 153,934 से, एसेट कम हो रहा है 147,201 से, है ना, ये एंट्री आप पास कीजिएगा एग्जाम में, और आपका गेन आएगा 6733, है ना। ये आपको समझ में आ गया, सिंपल, लाइबिलिटी कम हुआ, एसेट कम हुआ, गेन आ गया हमारा। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने बेचने वाला काम को खत्म किया। अब मैं क्या करूंगा, सब कुछ नया देखूंगा कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है और मेरा क्या डिस्काउंट रेट है, नया लाइबिलिटी निकालूंगा। अभी तो मैंने मॉडिफिकेशन नहीं किया, अभी मैंने बस 2 ईयर्स को बेचा है, 2 ईयर्स का एसेट बेचा तो 2 ईयर्स का एसेट कम हो गया, एंड साथ में लाइबिलिटी भी 2 ईयर्स का कम होने पर 3 ईयर्स का जो लाइबिलिटी उसका मैंने निकाला, और ओरिजिनल डिस्काउंट रेट, ओरिजिनल वैल्यू। अब हम देखेंगे क्या हो रहा है, अब हमारा अमेंडमेंट से क्या हो रहा है। अमेंडमेंट से हमारा 1,50,000 का लीज रेंटल होगा फ्यूचर में 3 साल तक, रिमेनिंग 3 साल ही बचा, 6, 7 और 8, 9, 10 तो कट ही चुका है। तो 6 ईयर्स में 1,50,000 देंगे, 7 ईयर्स में 1,50,000 देंगे, 8 ईयर्स में 1,50,000 देंगे, और डिस्काउंट रेट है 7%। तो अब बेचने का काम करने का एक ही काम है हमारा, ये देखिए 1,50,000 6th ईयर, 1,50,000 7th ईयर, 1,50,000 8th ईयर, और इसे 7% यानी नया डिस्काउंट रेट से पुल करेंगे, है ना, मॉडिफिकेशन में नया डिस्काउंट रेट। तो यहां पर आप नया डिस्काउंट रेट से पुल करोगे 393,647 आ रहा है, तो हमारा नया लाइबिलिटी आ रहा है कितना, 393,647, और जबकि पहले वाला कितना था 267,301, आपको ये रहा दिख रहा है बेचने के बाद 267,301 माइनस 393,647, ये कितना गया 126,346। इसका भी जर्नल पास नहीं किया था क्या हमने, चलो कोई नहीं, 126,346 हमारा इंक्रीज इन लाइबिलिटी होगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली आपका एसेट भी 126,346 से बढ़ जाएगा हमारे बेचने के टाइम में। PL निकलेगा, अभी कुछ नहीं, अभी जितना लाइबिलिटी बढ़ेगा उतना एसेट भी बढ़ेगा। 220803 पहले से है, प्लस 126,346, 347,149, ये हमारा नया एसेट आ गया। तो अल्टीमेटली इसका एंट्री भी पास कर देते हम, यहाँ पर मैं नीचे कर दे रहा हूँ एंट्री इसका पास। मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और ROU एसेट भी बढ़ रहा है यहाँ पर मेरा, और लीज लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है हमारा, कितने से बढ़ रहा है, 126,346 से। बस खत्म कहानी, तो क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर, बस खत्म यहाँ पर क्वेश्चन। बट मैं आपको बता दूं ICA ने थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया है। ICA ने पता क्या किया, ICA ने पहले इन्होंने 1 लाख को, यानी 1,50,000, हमने कहा था ना मॉडिफिकेशन के टाइम में सब कुछ नहीं होगा, तो मैंने 1,50,000 को 7% से पुल किया। ICA ने पता क्या किया, पहले एक बार 1 लाख को 7% से पुल किया, और फिर बाद में 1,50,000 को 7% से पुल किया, तो अलग अलग बार किया। तो इन्होंने पहले 1 लाख को 7% से पुल किया और कहा कि नया लाइबिलिटी इतना आ रहा है,
और पुराना लाइबिलिटी से कंपेयर करने पर पता चला कि लीज लाइबिलिटी आपका कम हो रहा है, क्योंकि 1,50,000 ही 1 लाख को इन्होंने क्यों किया, इतना मेहनत क्यों करे, मुझे समझ में नहीं आया। फालतू का खुद भी अच्छे से नहीं पढ़ते, दूसरे को भी अच्छे से नहीं पढ़ाते, फालतू में बुक को गंदा करते। देखिए तो यहाँ पर इन्होंने 1 लाख को, पहले का जो हमारा लाइबिलिटी ये वाला था 267,301, और इन्होंने 1 लाख को पुल किया तो इतना है 262,431 है। तो 262,431 और पुराना लाइबिलिटी हमारा था 267,301, यानी ये वाला को मत देखिए आप, ये वाला को मत देखिए, ये तो हमारा हमने इकट्ठा एक साथ ये नेट निकाला 126,346, और इन्होंने यहां तक रखा था, यानी बेचने के बाद ये फिगर आ रहा था, और इन्होंने 1 लाख को 7% से पुल किया, यानी 1 लाख वही रखा, 1,50,000 की जगह नया डिस्काउंट रेट से पुल किया, ये आया फिगर। तो पता चला कि लाइबिलिटी इतना से कम हो रहा है, और ROU एसेट 4870 से, यानी इतना से आपका कम हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंगली डबल इफेक्ट। और फिर बाद में ये गधे यहाँ पर इस 1,50,000 को 7% से पुल करे, क्यों कर रहे हैं ऐसा समझ में नहीं आया, फालतू का। एंड देखिए ये 393,647 हमने पहले भी निकाला था, ये देखिए। एंड अब क्या कह रहे पता है, ये वाला जो फिगर है ना, इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं और बता रहे कि इतना का ROU एसेट बढ़ाइए और इतना का लाइबिलिटी बढ़ाइए। तो आप देखिए, आप इन दोनों को नेट करिए, 131,216 माइनस 4870, 126,346, वही तो आया था हमारा नेट पे। समझ में, मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूं, तो मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा यहाँ पर, आप थोड़ा सा अपना दिमाग की बत्ती जलाओ और समझ जाओ। बस यहाँ पर दो अलग अलग बार किया मैंने, 1,50,000 को सीधा 7% से पुल किया, ये 1 लाख को एक बार पुल करे 7% से और उसका इफेक्ट दिखा रहे, फिर 1,50,000 को 7% से पुल करे उसका इफेक्ट दिखा रहे, पता नहीं क्या करे, ABCD खेल रहे हैं लोग, है ना। तो यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखिए पहले बेचने का काम करोगे, कैसे बेचने का काम करोगे, आप 2/5 ईयर का एसेट को डीरिकॉग्नाइज करोगे, और लीज रेंटल भी आप क्या करोगे, 3 इयर्स का उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी निकालोगे, यानी 5 इयर्स की जगह 3 इयर्स का ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। तो यहां पर हमने निकाला तो हमें पता चला लायबिलिटी इतना से कम हो रहा है, एसेट इतना से कम हो रहा है, अल्टीमेटली आपका गेन आ रहा है, वो गेन भी हमने बता दिया 6733 का। अब मेरा नया लायबिलिटी है, नया एसेट है, अब मैं मॉडिफाइड यानी 1,50,000 को पुल करूंगा, मॉडिफिकेशन का इफेक्ट दूंगा, उससे पता चला इतने का लायबिलिटी बढ़ रहा है और तो इतने का ROU एसेट भी बढ़ाएंगे। तो मैंने सिंगल रखा, इजी रखा, और इन्होंने इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया। आप देख लीजिए आपको कौन सा फॉलो करना है, अप्रोच पूरा आपके ऊपर छोड़ दिया। एंड फिर बाद में ये बस इन्होंने हिसाब दे दिया कि आगे जाके हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 393 आया था ना, 393,647, इन्होंने लिया 393,600, इनका थोड़ा सा हमारा फर्क रह गई, इस पे इंटरेस्ट चढ़ाएंगे 7% से, लीज पेमेंट माइनस होगा, क्लोजिंग आए, फिर इंटरेस्ट चढ़ाएंगे वही आपका 3 साल तक, यानी एंड तक ये सिलसिला चलेगा, लास्ट में 0 हो जाएगा। और ROU एसेट भी आपका क्या आएगा, हमारा कितना आया था, 347,149 आया था, और 347,070, हल्का सा 70 रुपीज का फर्क वो रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड ये 3 इयर्स में डेप्रिसिएशन हो जाएगा, बात खत्म। तो मैंने फटाफट से क्वेश्चन रिवाइज करा है, क्वेश्चन नंबर 37 भी हमारा डन हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 है शायद, वो अब हम करेंगे, हाँ क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन 32। एंड सच बताओ तो इलस्ट्रेशन 32 में मैंने सुना है स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत रहती है एंड काफ़ी कंफ्यूजन भी, एक छोटा सा कंफ्यूजन ICA ने भी किया। चलिए अच्छे से डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। एंटिटी W entered into a contract for lease of retail store with entity G on January 1, 2001। चलिए एंटिटी W ने लीज पे लिया एंटिटी G से। आगे द इनिशियल टर्म ऑफ द लीज इज 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का लीज टर्म है, और एक्स्ट्रा से रिन्यूअल ऑप्शन भी है 3 ईयर्स का, यानी 5+3 हो सकता है। वो तो चेक करेंगे ना कि एंटिटी W रीजनेबली सर्टेन है क्या कि वो आपका एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, रिन्यूअल ऑप्शन को। द एनुअल payments for initial term and renewal term is 1 लाख and 1,10,000 respectively, यानी पहले 5 साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख ही रहेगा, और अगर आगे जाके रिन्यूअल होता है तो रिन्यूअल पे 1,10,000 1,10,000 1,10,000 होगा। The annual lease payment will increased based on an annual increase in the CPI at the end of the preceding year। For example, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। For example, the payment due on 1st January 2002 will be based on CPI available at 31st December 2001। अगर आप देखोगे 31st दिसंबर 2001 का नेक्स्ट डे क्या आता है, 1 जनवरी 2002 आता है, यानी जो 31 दिसंबर 2001 का अगर मान लीजिए CPI अवेलेबल है तो उसके नेक्स्ट डे 1 जनवरी 2002 को आपका जो है पेमेंट ड्यू में चेंज आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या मैं आपको बता दूं, यहां पर क्वेश्चन ने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि ये ईयर एंड में लीज रेंटल्स दिया जाएगा कि बिगिनिंग में दिया जाएगा, क्वेश्चन ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया। लेकिन आपको पता है यहां पर सॉल्यूशन में इन्होंने बिगिनिंग लिए, यानी लीज रेंटल्स बिगिनिंग में दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं तो कहीं पर भी ये इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, सिवाय इसके कहीं पर ये इंडिकेशन नहीं मिल रहा है हमें
कि आपका लीज टर्म बिगनिंग में होगा। और ये भी कंक्लूसिव नहीं है, ये बस मैं एक आइडिया लगा पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, पेमेंट ड्यू। ड्यू कब हो रहा है, देखिए 1 जनवरी 2002 को ड्यू हो रहा है। इन्होंने ये नहीं बोला पेमेंट ड्यू 31 दिसंबर 2000, यानी ईयर एंड का बात नहीं कर रहा, 1 जनवरी 2002 बिगिनिंग होता है। तो इससे हम अंदाजा लगा पा रहे, मतलब मैं नहीं कहूंगा ये कंक्लूसिव है, मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आईसीए को सबसे पहले क्लियर करना चाहिए। अरे ये सब बात आप क्यों ऐसे करो, कहीं पर भी प्रैक्टिकली अगर लीज रेंटल होगा तो वहां पर तो ऑब्वियसली बातें डिसाइडेड होगा ना क्लियरली कि बिगिनिंग होगा कि एंड होगा, इसमें थोड़े ना फंसाना स्टूडेंट को। तो यहां पर फिर भी हम ये पॉइंट से अंदाजा लगा पा रही, बस मेरा थॉट है, मुझे लग रहा है कि ये 1 जनवरी 2002 का पेमेंट ड्यू लिखा है, मतलब ये पेमेंट ड्यू 1 जनवरी को होता है, 1 जनवरी यानी एवरी बिगिनिंग को होता है। खैर हम यहां पर एजम्पशन ले रहे हैं बिगिनिंग, उपाय नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं था, हर जगह पे ईयर एंड या बिगिनिंग बताया था, बस इसी क्वेश्चन में दिक्कत था। और इस लाइन से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा पा रहे, अदरवाइज मैं आपको 100% नहीं कह रहा कि यही लाइन से हम अंदाजा लगा रहे, बट हाँ ये लाइन कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि 1 जनवरी 2002 1 जनवरी, इसलिए हम इसे बिगिनिंग एज्यूम कर रहे। तो चलिए यहाँ पर लीज रेंटल हम एज्यूम करेंगे बिगिनिंग है। आगे एंटिटी डब्ल्यूज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट एट द लीज इंसेप्शन डेट इज 5%, यानी स्टार्टिंग में आपका इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 5% था, और फिर बाद में 1 जनवरी 2004 का भी दिया हुआ है 6%। चलिए बाद का डेट का सीपीआई एट लीज कमेंसमेंट डेट, सीपीआई दिया हुआ है आपका कमेंसमेंट डेट का, कमेंसमेंट डेट का सीपीआई दिया हुआ है, और फिर 1 जनवरी 2004 का भी सीपीआई दिया हुआ 120 एंड 125 रेस्पेक्टिवली। पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एट द लीज कमेंसमेंट डेट यानी लीज कमेंसमेंट डेट में एंटिटी डब्ल्यू डस नॉट हैव ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव टू एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन, यानी यहां पर लीज कमेंसमेंट डेट में ये कह रहा है कि हम एक्सरसाइज नहीं करने वाला एक्सटेंशन ऑप्शन, यानी इनिशियली आपका लीज टर्म क्या रहेगा, 5 ईयर्स ही रहेगा। इनिशियली लीज टर्म हम 5 ईयर्स ही मानेंगे, क्योंकि एक्सटेंशन ऑप्शन को ये रीजनेबली सर्टेन नहीं कि एक्सरसाइज करेगा। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2004, यानी हम ये कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ 2004, बिगिनिंग फर्स्ट क्वार्टर यानी बिगिनिंग ऑफ 2004, एनटीटी डब्ल्यू ने क्या क्या एक यूनिक लीज इंप्रूवमेंट इंस्टॉल किया है, और एस्टीमेट उसका लाइफ है 5 ईयर्स का। एनटीटी डब्ल्यू डिटरमाइंड दैट इट वुड ओनली रिकवर द कॉस्ट ऑफ द इंप्रूवमेंट इफ इट एक्सरसाइजेस द रिन्यूअल ऑप्शन, मतलब इसका बेनिफिट जो इसने एक्स्ट्रा से इंप्रूवमेंट किया, इसका बेनिफिट इसको कब मिलेगा, जब ये एक्सरसाइज करेगा रिन्यूअल ऑप्शन को। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो 1 जनवरी 2001 को आपने लीज एग्रीमेंट किया, तो यानी 1 जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2001 एक साल, फिर 31 दिसंबर 2002 2 साल, फिर 31 दिसंबर 2003 3 साल, और इन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2004 को इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2004 को इन्होंने ये इंप्रूवमेंट किया, यानी 3 साल के बाद, क्योंकि 1 जनवरी 2001 को आपने क्या किया है, लीज कॉन्ट्रैक्ट किया है, और आज से 3 साल के बाद आप क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो एक्सटेंशन ऑप्शन को, क्योंकि आपने इंप्रूवमेंट करा है। तो पहले 3 साल तो आपका वही चलेगा नॉर्मल वाला। तो स्टार्टिंग में बताइए क्या स्टार्टिंग में हम एक्सरसाइज करें एक्सटेंशन ऑप्शन, जी नहीं, तो स्टार्टिंग में हमारा लीज टर्म क्या रहेगा, यानी इंसेप्शन में हमारा लीज टर्म रहेगा 5 ईयर्स। तो यहां पर आप देखिए मैंने 5 ईयर्स ही कंसिडर किया। और आपका लीज रेंटल क्या रहेगा, यहां पर लीज रेंटल आपका देखिए इन्होंने साफ बोल दिया कि इनिशियल जो 5 ईयर्स का टर्म रहेगा उसमें लीज रेंटल 1 लाख ही रहेगा। तो आप देख सकते हो मैंने 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 1 लाख लिया। अब 5 ईयर्स में क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0th ईयर में 1 लाख आएगा, क्योंकि हम बिगिनिंग मान रहे, बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर मतलब 0th ईयर है ना, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, यानी ये 5 आ गया आपका, यानी ये 1 लाख तो पुल नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी आपका प्रेजेंट वैल्यू में ही है। बाकी सबको पुल करेंगे किससे, 5% रेट से, और 5% हमें कहां से मिला, ये आप देख सकते हो 5% हमें मिल गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, यहाँ पर 5% हमें दिया हुआ इंसेप्शन डेट का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। तो इससे हमारा आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी 454,595 आएगा हमारा, इसे भी लेना है लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू में ही है। तो आप देखिए ROU एसेट दिखाएंगे 454,595 और लीज लाइबिलिटी भी दिखाएंगे 454,595, परफेक्ट। तो लीज लाइबिलिटी ROU एसेट यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, तो स्क्रीन में थोड़ा सा दिक्कत था, एंड अभी हम फिर से कहाँ पर थे, हमने ये कहा था कि लीज लाइबिलिटी 454,595 का दिखा दिया, ROU एसेट भी इतने का दिखा दिया। देखिए 3 साल तक तो परफेक्ट चलेगा, 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर 3 ईयर्स ही आपका CPI में चेंज आ रहा है ना, एंड कुछ कुछ इन लोग इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं, जो भी करे 3 ईयर्स के बाद ही हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप देखिए CPI का जो नया CPI भी इन्होंने जो बताया 1 जनवरी 2004 को बताया इन्होंने, यानी 2001 पूरा, 2002 पूरा, 2003 पूरा, परफेक्ट चला। तो यहाँ पर आप देखिए हम क्या करेंगे, 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा देंगे, टोटल 5 ईयर्स आपका लीज टर्म कंसिडर किया था, तो 3 ईयर्स का सीधा इंटू 3/5 भी करते तो भी चल जाता आपका। आपका कैरिंग अमाउंट ये आएगा कब का, 3rd ईयर एंड, और या फिर आप कह सकते हो 31 दिसंबर 2003 का।
ये आ गया। एंड इधर अगर हम बात करें तो आप देखिए पेमेंट आपका पहले हो रहा है, बिगिनिंग में पेमेंट हो रहा है। तो 1 जनवरी 2001 को आपका इतना लाइबिलिटी था और 1 जनवरी 2001 को देखिए ना जीरो ईयर में पहला पेमेंट हो जाएगा। तो बिगिनिंग में पेमेंट हुआ एंड फिर इंटरेस्ट चढ़ेगा साल के एंड में। तो फर्स्ट ईयर के एंड में इतना इंटरेस्ट चढ़ा, तो फर्स्ट ईयर एंड का आपका WD भी इतना रहेगा, है ना आपका। फिर बाद में वापस से सेकंड ईयर के बिगिनिंग में इतना हम इंस्टॉलमेंट देंगे एंड सेकंड ईयर के एंड में इतना इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो सेकंड ईयर एंड में इतना बैलेंस आएगा, यानी ये बैलेंस आएगा आपका 31 दिसंबर 2002 एंड ये आएगा 31 दिसंबर 2001। और वैसे वापस से थर्ड ईयर के बिगिनिंग में आपका पेमेंट जाएगा 1 लाख का और थर्ड ईयर के एंड में आपका इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो 31 दिसंबर 2003 को आपका ये बैलेंस रहेगा। तो हमारा लाइबिलिटी भी आ चुका है एंड कैरिंग अमाउंट भी 31 दिसंबर 2003 का आ चुका है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने हमसे कह दिया ना कि 1 जनवरी 2004 को आपका क्या आ रहा है 125 का सीपीआई हो गया। मतलब पहले जो ये इंस्टॉलमेंट थे ना, ये जो पहले इंस्टॉलमेंट थे किसके बेसिस में थे, ये 20 के बेसिस में थे, 120 के बेसिस में थे। मतलब इंसेप्शन में आपका सीपीआई कितना था, लीज कमेंसमेंट डेट पे आपका सीपीआई 120 था, यानी 120 के सीपीआई के बेसिस में ये 1 लाख का रेंटल डिसाइड हुआ था। पर अब 3 इयर्स के बाद 120 से 125 हो गया। तो क्या हम ये नहीं कह सकते, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अच्छा 120 से 125 हुआ मतलब 5 बढ़ गया, सीपीआई इंडेक्स 120 से 125 चला गया तो 5 से बढ़ा। कहां से बढ़ा, 120 से, यानी सीपीआई 5 इंक्रीज हुआ 120 से 125 पे गया, सीपीआई 5 इंक्रीज हुआ 120 से, तो इतना परसेंटेज आपका बढ़ा है ना। सीपीआई में इतना परसेंट का उछाल आया तो हमारा रेंटल भी इतना परसेंट से क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब हम देखेंगे थर्ड ईयर के एंड में हो क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन हमें ये कहा कि थर्ड ईयर के एंड में यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2004 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट करा, लीजहोल्ड इंप्रूवमेंट किया जिसके चलते आपका रेंटल बदल जाएगा, है ना। और यहां पर आपका रेंटल नहीं बदलेगा, रेंटल पे तो सीपीआई जो लगेगा आपका टर्म बदल जाएगा, यानी वो 3 ईयर जो पहले हमने कंसीडर नहीं किया था रिन्यूअल वाला, अब वो हम कंसीडर करेंगे। तो अब थर्ड ईयर के एंड में देखा जाए तो हमारा 5 साल बचता है। थर्ड ईयर के एंड में हम खड़े और यहां से 5 साल होगा, रिमेनिंग 2 इयर्स ओरिजिनल वाला और नया से 3 इयर्स, टोटल 5 इयर्स हुआ। तो 5 इयर्स का रेंटल देना है, जबकि हमने कहा था कि पहला 5 साल 1 लाख ही दिया जाएगा और अनदर 3 इयर्स 1,10,000 दिया जाएगा। तो 3 साल का तो किस्सा खत्म, जीरो ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो देखिए थर्ड ईयर क्योंकि बिगिनिंग है ना, थर्ड ईयर मतलब ये 4th ईयर का बिगिनिंग हुआ, ये 5th ईयर का बिगिनिंग हुआ, ये 6th ईयर का बिगिनिंग, ये 7th ईयर का बिगिनिंग, ये 8th ईयर का बिगिनिंग। तो देखिए अगर हम ओरिजिनल वाइज जाए तो 1 लाख यहाँ पर रेंटल आता और यहाँ पर 1,10,000 1,10,000 1,10,000 आता। बट जबकि सीपीआई बढ़ गया, सीपीआई 120 से 125 हो गया तो ये नहीं आएगा। इस पे हम क्या करेंगे, इतना परसेंटेज हाइक करेंगे, है ना, क्योंकि 120 से 125 हो गया यानी 5 से सीपीआई बढ़ा है और परसेंटेज इतना से सीपीआई इंक्रीज हुआ है, इतना से सीपीआई इंक्रीज हुआ परसेंटेज में। तो मैं क्या करूंगा पता है, इस 1 लाख पे इतना परसेंटेज लगा दूंगा, यानी 1 लाख प्लस 4.1666% करोगे ये वाला आएगा, फिर से 1 लाख प्लस 4.66% करोगे ये वाला आएगा, फिर से 1 लाख, फिर अब 5th और 6th और 7th ईयर यानी बिगिनिंग का 6th ईयर 7th ईयर और 8th ईयर में तो आपका रेंटल 1,10,000 है ना, जो क्वेश्चन ने बताया था। ये देखिए रिन्यूअल पीरियड में, तो इस पे 1,10,000 में आपका लगेगा इतना परसेंटेज इंक्रीज सीपीआई का, यानी 1,10,000 प्लस 4.1666% अगर आप करोगे तो ये आएगा, और यहां पर भी ये आएगा, यहां पर भी ये आएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 लाख आपका था 120 के सीपीआई में, तो 1 लाख डिवाइड बाय 120 इंटू 125 कर दिया। यहां पर भी 1 लाख डिवाइड बाय 120 इंटू 125 कर दिया, और यहां पर 3 जगह पे होगा 1,10,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 125। तो ऐसे करके हमने रिवाइज्ड रेंटल निकाल लिया बिगिनिंग में, है ना। तो ये मैं फिर से रिपीट करूं, ये थर्ड ईयर का एंड नहीं है, तो ये थर्ड ईयर का एंड है, लेकिन मतलब इसका क्या है, 4th ईयर का बिगिनिंग, ये 4th ईयर का बिगिनिंग है मतलब, और ये 5th ईयर का बिगिनिंग है ना। वो वैसे 6th ईयर 7th ईयर और 8th ईयर का बिगिनिंग है। तो इस हिसाब से हमने रेंटल हमने निकाला एंड अब इसे हम डिस्काउंट रेट नया वाला से पुल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंसेप्ट में भी पढ़ा था, कंसेप्ट रिवीजन में, कि जब कभी भी रीमेजरमेंट होगा, रीमेजरमेंट के केस में हम क्या करेंगे, नया वाला डिस्काउंट रेट लेंगे, मॉडिफिकेशन में भी नया वाला लेंगे। तो रिवाइज डिस्काउंट रेट आपका 6% है और वही 6% हम लेंगे यहाँ पर। अगर आपको तसल्ली चाहिए तो मैं तसल्ली के लिए आपको एक बार दिखा देता हूं मैं, ये देखिए ओरिजिनल डिस्काउंट रेट हम कब लेते हैं, जब आपका रेसिडुअल वैल्यू गारंटी में चेंज आएगा और या फिर मान लीजिए इंडेक्स वगैरह में चेंज आएगा। तो यहां पर इंडेक्स में चेंज था पर उसके साथ साथ आपका रीमेजरमेंट भी हो रहा था, क्योंकि 5 इयर्स का टर्म को अब हम 8 इयर्स मान रहे हैं ना। तो यहां पर अब देखिए रीअसेसमेंट ऑफ लीज टर्म, यहां पर रीअसेसमेंट हो रहा था ना लीज टर्म का, क्योंकि 5 से 8 हो गया, तो इसलिए हम रिवाइज डिस्काउंट रेट लेंगे यहां पर।
तो यहाँ पर हमने क्या लेना है, रिवाइज डिस्काउंट रेट लेना है, और वो रिवाइज डिस्काउंट रेट 6% से पुल करेंगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू में इतना आ रहा है। ये तो 104167 प्रेजेंट वैल्यू में, ये सारे को हम पुल करेंगे तो इतना आपका लीज लाइबिलिटी रिवाइज वाला आएगा। अब पहले वाला लाइबिलिटी कितना है, ये रहा 195238, और रिवाइज लाइबिलिटी हमारा कितना होगा, ये आएगा कितना 491382, ये आएगा, यानी बढ़ाएंगे कितना से 296144 से इंक्रीज होगा। अब देख लीजिए ये 491382 आ जाएगा, और यहां पर भी इंक्रीज होगा एसेट में भी 296144 से, कर लेते हैं, प्लस 181838 477982, ये आपका नया आरओयू एसेट हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पर नया, हमने रेंटल से नया लीज लाइबिलिटी निकाला और ये एंट्री अब हम पास कर देंगे, आरओयू एसेट टू लीज लाइबिलिटी इंक्रीज वाला 296144 हमने पास कर दिया, बस बात खत्म। या इसी का सोल्यूशन यहाँ पर है। तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से। ओरिजिनली हमारा 5 ईयर्स ही हमने कंसिडर किया था, रिन्यूअल वाला हमने नहीं लिया था, तो जी 1 लाख करके 5 ईयर्स होगा, बिगिनिंग में होगा, तो इसलिए 0th ईयर में आ रहा है और 4th ईयर तक एंड हो रहा है। प्रेजेंट वैल्यू 5% से 454595 आ रहा है, इसका हमने एंट्री किया। लीज लाइबिलिटी और आरओयू एसेट का इफेक्ट दिखाएंगे हम, थर्ड ईयर के एंड में पहुंचेंगे। थर्ड ईयर के एंड में आ रहा है 195238, और यहाँ पर आ रहा है 181838 आ रहा है। अब थर्ड ईयर के एंड में हमारा सीपीआई चेंज हो रहा है, और दूसरी चीज आपका लीज टर्म भी बदल रहा है, 5 ईयर से टोटल 8 ईयर्स हो जा रहा है, मतलब रिमेनिंग 5 ईयर्स। तो यहाँ पर हमारा जो रिन्यूअल ऑप्शन है वो भी आ जा रहा है। तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 10,000 1 लाख 10,000 1 लाख 10,000 ये नहीं लेंगे, क्योंकि सीपीआई में भी चेंज आ रहा है, इतने परसेंट का बढ़त आ रहा है जो मैंने आपको सिखाया, इतना परसेंटेज आप इन सब में लगा दीजिए, आपका नया लीज रेंटल आ जाएगा। इसको प्रेजेंट वैल्यू में पुल करेंगे, 491382 प्रेजेंट वैल्यू में आएगा, यानी आपको इंक्रीज पता चलेगा इतना, और इतना इंक्रीज हम आरओयू एसेट को भी बढ़ा देंगे और हम अपने लीज लायबिलिटी को भी बढ़ा देंगे, बस बात खत्म, हमारा सोल्यूशन डन होता है। बाकी ऐसे का सोल्यूशन आप चाहो तो रेफर कर सकते हो, इसका आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो अभी तक हमने लेसी का अकाउंटिंग का सारा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब लेसर का एक क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेंगे फटाफट से। चलिए इलस्ट्रेशन 38 एंड ये लेसर अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, एक ही बड़ा क्वेश्चन है लेसर अकाउंटिंग का, ये हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। डीलर लेसर, नॉन डीलर नहीं है, डीलर लेसर के केस में हल्का सा डिफरेंट अकाउंटिंग होता है, मैं बताऊंगा आपको। अ डीलर लेसर एंटर्स इनटू अ 10-year लीज ऑफ इक्विपमेंट विद लेसी। The equipment is not specialized in nature and is expected to have alternative use to laser at the end of the 10-year lease term under the lease. Laser receives annual lease payment of rupees 15,000 payable at the end of the year. यानी हर साल इसे 15,000 लीज रेंटल मिलेगा, रिसीव होगा, लेसर है ना, और 10 साल तक मिलेगा इसे। लेसर एक्सपेक्ट्स द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट, यानी आफ्टर द एंड ऑफ 10 ईयर्स इसे रेसिडुअल वैल्यू कितना मिल सकता है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेड ही तो कंसीडर करते हैं, ये एक्सपेक्ट करता है कि 50,000 इसे मिलेगा। आगे लेसी प्रोवाइड्स ए रेसिडुअल वैल्यू गारंटी ऑफ रुपीज 30,000, यानी देखिए हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं हमें 50,000 मिल जाए, हम कबाड़ी वाले को बेचिएगा 50,000 रुपीज मिल जाएगा, लेकिन यहां पर लेसी ने गारंटी दे दिया कि वो 30,000 तो वो दे गई, मतलब लेसर चाहे तो 30,000 में बेच सकता है और लेसी को खरीदना पड़ेगा, यानी 30,000 का गारंटी किसने दे दिया, लेसी ने दे दिया, यानी गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 30,000 मिनिमम हमें मिलेगा, यानी 20,000 अनगारंटेड है। इसका मतलब ये नहीं कि लेसर बेचेगा, लेसर का मन होगा तो लेसी को बेचेगा, ना तो नहीं बेचेगा, नहीं तो मार्केट में ज्यादा मिलेगा मार्केट में बेच देगा, पर हाँ लेसर को एक बात की संतुष्टि की उसे 30,000 तो मिनिमम मिल ही जाएगा, वो लेसी को देगा तो। The equipment has an estimated remaining economic life of 15 years, a carrying amount of rupees 1 lakh एंड फेयर वैल्यू रुपीज 1,11,000। यहाँ पर देखिए कैरिंग अमाउंट एसेट का बता दिया, जो लेसर की बुक्स में बैलेंस शीट में दिख रहा है वो 1 लाख है, और आज की डेट में इसका फेयर वैल्यू 1,11,000 है। द लीज डस नॉट ट्रांसफर ओनरशिप, ओनरशिप ये ट्रांसफर नहीं कर रहा है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म और कॉन्टेन इन ऑप्शन, यानी परचेज ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट बता दे, लेसर के केस में हमेशा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिटी लेते हैं, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ इसके केस में इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिटी लिया जाता है। लेसी में इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट को प्रायोरिटी देते हैं, अगर नहीं है तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट हम ले सकते हैं। हाउ शुड द लेसर अकाउंट फॉर द सेम, तो देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले ये डिटरमाइन करना होता है इन केस ऑफ लेसर की फाइनेंस लेस है ऑपरेटिंग लेस है। तो यहाँ पर अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है ऑपरेटिंग लेस है, पर हमें साथ में ये भी चेक करना होता है कि जितने सारे लीज पेमेंट्स मिलेंगे लेसेस से उसके प्रेजेंट वैल्यू क्या सब्सटेंशियली क्लोज टू फेयर वैल्यू है। अगर अमाउंट्स टू सब्सटेंशियली ऑल द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स है, मतलब अगर मान लीजिए जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स अगर वो क्लोज टू फेयर वैल्यू हुआ तब तो मानेंगे हाँ पूरा जितना पैसा आना चाहिए उतना तो आ ही रहा है लेसेस से, तो डेट मीन्स वो फाइनेंस लीज हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं तो अलग बात है। तो यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम लीज पेमेंट्स लेते हैं,
लीज पेमेंट्स मतलब जो हमें लेसी से मिलेगा। तो क्या क्या हमें लेसी से मिलेगा? क्या 15,000 हमें 10 साल तक लेसी से मिलेगा? जी हाँ, हमें मिलेगा। क्या 30,000 की गारंटी भी दे रहे हैं? तो ये भी आएगा, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आएगा जब भी हम टेस्टिंग करेंगे कि क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स क्लोजली इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू है। सब्सटेंशियली चलेगा, यानी 100% ना हो भी चलेगा, 85 to 90% है तो भी चलेगा। सब्सटेंशियल वर्ड यहाँ पर रखा जाता है। तो सब्सटेंशियल मतलब 80 to 90% अगर हमारा रिकवर हो रहा है थ्रू लीज पेमेंट्स, तो मतलब हम मानेंगे कि ये फाइनेंस लीज का केस है। तब तो फिर 90% बेच ही दिया, देखा जाए तो बेचने के बराबर ही हो गया। अब एसेट का सारा फायदा वही उठाएगा। तो यहां पर बेसिकली हम 15,000 लीज रेंटल्स लेंगे क्योंकि लीज से मिलेगा। और ऐसे भी लीज पेमेंट्स का क्या क्या पार्ट बनता है? जो लीज पेमेंट्स का वर्ड यूज करते हैं उसके अंदर आता है लीज रेंटल्स और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अनगारंटीड वाला नहीं आता, क्योंकि वो थोड़ी ना लीज पेमेंट्स में आपको मिलेगा। वो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मार्केट से मिल जाएगा, यानी लेसी जो आपको देगा वही तो लीज पेमेंट्स हुआ। लेसी हमें क्या देगा? 15,000 10 ईयर्स तक देगा, और वो 30,000 की गारंटी भी दे रहा है, तो वो भी देगा। अगर हम मांगेंगे तो वो भी देगा। तो यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि फर्स्ट 10 ईयर्स तक 15,000 हमें लीसी से पैसे मिलेंगे, 30,000 की गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी है, और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी हमारा हक है, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन लीज पेमेंट्स का ये पार्ट नहीं बनता, ये लीज पेमेंट्स का पार्ट नहीं बनता, क्योंकि ये लीसी से नहीं मिलेगा हमें। तो हम क्या करेंगे? सबको प्रेजेंट वैल्यू में पुल करेंगे। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट दिया हुआ 10.0878%। तो मैंने सारे 15,000 को पुल किया तो आया 91,860, और ये 30,000 मैंने पुल किया तो आया 11,484, और ये 20,000 को पुल किया तो आया 7,656। और अब तीनों का देखोगे तो मिला के 1,11,000 हो रहा है, जो कि फेयर वैल्यू था। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब हम ये चेक करेंगे ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स क्या क्लोजली इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू है, मतलब सब्सटेंशियली इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या हम ये वाला लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाला लीज पेमेंट्स का पार्ट नहीं है, हम ये दो लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स तो 1,11,000 है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स क्या होगा? लीज रेंटल ये वाला, और साथ ही साथ गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, यानी ये दोनों मिला दे, ये दोनों मिला दे तो 1,033,444 हो रहा है हमारा, 1,033,444 हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर 1,11,000 का अगर आप देखोगे 1,033,444 अराउंड 90% के आसपास मिल रहा है आपको, यानी फेयर वैल्यू का अराउंड 90% आपके लीज पेमेंट्स में आ रहा है। तो डेट मीन्स ये सब्सटेंशियल पैसा तो हमारा आ ही रहा है लीज पेमेंट से, तो इसे हम क्या मान लेंगे? फाइनेंस लीज मान लेंगे। दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, पेएबल नहीं है, पेमेंट होगा, सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू है। तो ऐसा सिचुएशन में ये फाइनेंस लीज का केस है, ये फाइनेंस लीज का केस हो जाएगा। तो फाइनेंस लीज के केस में हम क्या करेंगे? जो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इसका है लेसर का, वो डी रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी जगह पे दिखाएगा लीज रिसीवेबल। क्या दिखाएगा? लीज रिसीवेबल, और मतलब पैसे मिलने। अब हम मानेंगे हमने एसेट बेच डाला, फाइनेंस लीज का मतलब भी बेच डाला, और हमें पैसे मिलने लीज से। लेकिन इसका वर्ड रहता है, हम लीज रिसीवेबल की जगह लिखते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज, ये वर्ड हम लिखते हैं। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा? मुझे पैसे कुल मिला के कितने मिलेंगे? देखिए नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज में पूरा ही आ गया, क्योंकि एसेट पूरा डी रिकॉग्नाइज होता है, एसेट जो है ना वो पूरा डी रिकॉग्नाइज होगा, और इसीलिए आपका अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी जो है उसका भी प्रेजेंट वैल्यू आपका लीज रिसीवेबल का पार्ट बनेगा, क्योंकि ये भी तो एक्सपेक्टेड है ना हमें मिलेगा। जरूरी तो ना हम लेसी को बेचेंगे, हम किसी और को बेचेंगे तो हमें 50,000 मिल जाएगा। तो यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें क्वेश्चन ने बता दिया कि कैरिंग अमाउंट 1 लाख है, तो ये जो एसेट कैरिंग अमाउंट 1 लाख का है ये पूरा 100% है। तो 100% कैरिंग अमाउंट को हम क्या करेंगे? डी रिकॉग्नाइज करेंगे, चलेगा। और नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज भी हम 100% ही दिखाएंगे, सब कुछ मिला के, यानी अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू मिला के दिखाते हैं हम हमेशा नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंक्लूड करता है यूजीआरवी भी, यूजीआरवी का भी प्रेजेंट वैल्यू। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं एसेट को डी रिकॉग्नाइज करूंगा 1 लाख का, और लीज रिसीवेबल दिखाऊंगा कितने का? 1,11,000 का, जिसमें अनगारंटेड भी आएगा, यानी नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज दिखाऊंगा कितना? 1,11,000। तो आप बोलोगे प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा 11,000 का। जी हाँ, तो अगर ये नॉन मैन्युफैक्चरर नॉन डीलर होता तब तो ये सही है, खत्म। यहां पर हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज 1,11,000, पीएल में चला जाता 11,000 का गेन, ये पीएल में चला जाता। लेकिन अगर बात होगी यहां पर क्या क्वेश्चन ने लिखा हुआ ऊपर, तो यहां पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मेंशन करेगा, देखिए डीलर लेसर यहां पर भी लिखा हुआ है। डीलर लेसर का मतलब क्या है? ये ट्रेड करते, ये इस टाइप के एसेट में ट्रेड भी करते, और ये डीलर लेसर है। तो जो ट्रेड करता है उसके लिए तो गुड्स हुआ, और गुड्स के केस में तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जहां पर हम ये दिखाते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू, और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट दिखाते। तो मेरा कहना ये है, हम यहां पर क्या करेंगे? हम यहां पर इसे पीएल की तरह नहीं दिखाएंगे, हम कुछ अलग तरीके से दिखाएंगे। हम ये दिखाएंगे कि कितना हमारा गुड्स बिका है कॉस्ट का, और कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो आप बोलोगे सर रेवेन्यू कितना आ रहा है, मुझे आप ये बता सकते हो रेवेन्यू कितना आ रहा है? तो मेरी बात सुनिए, रेवेन्यू में आप ये 1,11,000 नहीं ले सकते। क्यों मैं बताऊं? रेवेन्यू का मतलब क्या? सेल। क्या मैंने 100% सेल किया? जी नहीं, मैंने सेल किया है आपका क्या? ये 15,000 मुझे सेल में मिलेगा, और ये 30,000 तो मुझे सेल में मिलेगा, क्योंकि 20,000 का सेल कहां हुआ है? ये तो मैं एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू जो मुझे एंड में मिलेगा।
मेरा सेल कितना हुआ है, मेरा सेल हुआ देखा जाए तो 15,000 10 साल तक जो मुझे लेसी देगा वादा कर रहा है, और ये 30,000 भी वो मुझे वादा कर रहा है, तो यही तो मेरा सेल है। तो यानी प्रेजेंट वैल्यू में अगर मैं सेल देखूं तो ये और ये होगा 91,860 और 11,484 होगा मेरा। यानी रेवेन्यू मेरा अगर आएगा, देखिए अगर मेरा रेवेन्यू आएगा, जैसे मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो रेवेन्यू में मैं 1,11,000 में से ना, ये जो 1,11,000 टोटल था इसमें से मैं 7,656 माइनस कर दूंगा, और या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर मैं लिखूंगा 91,860 प्लस 11,484। यानी कहने का मतलब ये 7,656 जो है ना ये नहीं आएगा, क्योंकि ये सेल कहाँ हुआ है, ये तो अनगारंटेड है। तो इसलिए रेवेन्यू के अंदर हम 1,11,000 माइनस 7,656 दिखाएंगे। यानी रेवेन्यू हमारा 100,10,33,44 का हमारा रेवेन्यू होगा नेट पे, क्योंकि अनगारंटेड वाला सेल नहीं हुआ है आपका, है ना। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी तो वही दिखाते कि कितना पोर्शन का बिका है हमारा, तो हम कहेंगे कि 1 लाख का आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट था, पर पूरा तो बिका ही नहीं, क्योंकि इसमें से ये वाला पार्ट 7,656 वाला पार्ट तो बिका ही नहीं हमारा, है ना। जो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू है इसका प्रेजेंट वैल्यू तो बिका ही नहीं। तो यहां पर भी हम क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 1 लाख में से 7,656 माइनस कर देंगे, यानी इतने का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। यानी आप एग्जाम के लिए फटाफट रिवाइज करा, और अभी ज्यादा लॉजिक में जा भी नहीं सकते, जितना देना था दे दिया मैंने। मेरा कहना है ये एग्जाम के लिए भी समझिएगा, रेवेन्यू कितना है 1,11,000, पूरा का पूरा रेवेन्यू 1,11,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप क्या लोगे 1 लाख लोगे, इसमें से यूजीआरवी माइनस कर दीजिएगा। ये यूजीआरवी इसमें से दोनों साइड से आप यूजीआरवी को माइनस कर दीजिएगा, बात खत्म। यानी 1,11,000 की जगह 1,11,000 माइनस यूजीआरवी होगा, और कॉस्ट 1 लाख की जगह 1 लाख माइनस यूजीआरवी होगा, यानी 7,656। यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया और रेवेन्यू आ गया हमारा। तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। यानी कहने का मतलब है जब मैं ये दो एंट्री डालूंगा तो अल्टीमेटली ये मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। तो इसलिए हम क्या करते पता है, हम यहां पर एंट्री ऐसे नहीं पास करेंगे। अगर आप बोलते, आप तो बोलते सर एंट्री ऐसे पास करो, लीज रिसीवल नेट इन्वेस्टमेंट यानी लीज रिसीवल 1,11,000 दिखाओ, टू कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, पूरा एसेट को डी रिकॉग्नाइज करोगे तो 1 लाख का ये दिखाओ, और आप कहते कि प्रॉफिट दिखा दो 11,000 का, सॉरी प्रॉफिट आपका क्रेडिट होगा, तो पीएल 11,000 दिखा दो। अब ये कहते हैं, मैं कहूंगा ये पीएल को नहीं दिखाऊंगा, मैं इस पीएल की जगह मैं क्या दिखाऊंगा पता है, मैं करूंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, कितना 92344, और इधर दिखाऊंगा टू रेवेन्यू, कितना 10,3344। और आप अगर इन दोनों का इफेक्ट देखोगे ना, इन दोनों का इफेक्ट देखोगे तो 11,000 ही फर्क आएगा। और देखिए यहां पर भी ये मैच कर रहा है, ये कितना आएगा 1,20,000, रुक जाइए कर ही लेता हूँ, 1,11,000 प्लस 92344, 203344। अगर आप ये देखोगे ये आ रहा है 203344, और ये वाला भी देखिए 203344, मैच हो रहा है आपका, यानी जर्नल मैच हो रहा है दोनों साइड। यानी कहने का मतलब ये दो एक्स्ट्रा एंट्री मैंने डाला पीएल की जगह, यानी पीएल की जगह पे आप ये देखिए ये प्रॉफिट अपने आप आएगा। आप सीओजीएस डेबिट कर दीजिए, आप रेवेन्यू को क्रेडिट कर दीजिए, अपने आप ही आपका पीएल हो जाएगा। यानी अब मैं आपको क्लोज करता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजीआरवी को इंक्लूड नहीं करके चेक करेंगे कि क्या ये फाइनेंस लीज है या नहीं, पता चल गया फाइनेंस लीज है। अब हम सारा ही इंक्लूड करेंगे, हम ये कहेंगे 1,11,000 हमारा टोटल हमें मिल रहा है, तो नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज 1,11,000 होगा आपका, और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स 1 लाख का पूरा डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। 11,000 पीएल में जाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर और लेसर जो है, मैन्युफैक्चरर डीलर होने के चलते हम 11,000 पीएल ना दिखाते हुए ट्रेडिंग अकाउंट की तरह हम सीओजीएस को डेबिट करेंगे और रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। तो सीओजीएस को जो डेबिट करेंगे वो 1 लाख माइनस यूजीआरवी, रेवेन्यू भी आपका 1,11,000 माइनस यूजीआरवी, यानी 92344 से हम डेबिट करेंगे सीओजीएस को, और रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे 103344, और ये वाला एंट्री होगा जो कि मैंने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो कि मैंने ये वाला एंट्री, ये आपका एग्जाम में लिखना है आपको। चलिए समझ में आ गया अच्छे से। एंड यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिए 1 लाख माइनस 7,656, और ये 1,11,000 माइनस 7,656 आपका रेवेन्यू, और ये आ जाएगा। अब हम फर्स्ट ईयर का एंट्री पास करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर का एंट्री हम कैसे पास करेंगे, हालांकि हमने नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज दिखा दिया 1,11,000 का। अब ये जो 1,11,000 का हमने नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज दिखा, इस पर हम हर साल इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, और जो रेंटल हमें मिलेगा उसे माइनस करेंगे। इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम लेसर है, लेसर के लिए इंटरेस्ट प्रॉफिट होता है, तो इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, क्रेडिट करेंगे, और आपका लीज रेंटल्स बैंक में पैसा आएगा और आपका एसेट को कम करेगा, है ना। तो यहां पर आप देखिए हर साल मैं क्या करूंगा, पहले साल में इंटरेस्ट इनकम दिखाऊंगा तो मेरा एसेट बढ़ेगा, यानी लीज रिसीवल डेबिट होगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज बढ़ेगा टू फाइनेंस इनकम, कितना आएगा
1,11,000 पे जो आपका इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट था ना 10.078%, ये क्या तो मेरा 11,186 मेरा आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज डेबिट हो जाएगा, टू फाइनेंस इनकम हो जाएगा और ये पीएल में जाता है। फाइनेंस इनकम कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। अब हम पैसे हमें मिलेंगे, वो रेंटल देगा ना मैं, तो वो हमें पैसे देगा तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज 15,000 से कम हो जाएगी, यानी इंटरेस्ट इनकम रिसीवल को बढ़ाएगा, पेमेंट आएगा तो रिसीवल घटेगा। तो बैंक अकाउंट में पैसा आया, रिसीवल घटा, इसका एक सिंगल एंट्री भी आप पास कर सकते हो। कैसे पास कर सकते हो, आप कहोगे बैंक अकाउंट में पैसे आए 15,000 रुपीज, जिसमें से तो इंटरेस्ट के पैसे आएंगे इतने, टू फाइनेंस इनकम इतने पैसे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट के पैसे नेट कितने हैं, प्रिंसिपल पैसे इतने ही है। और आप यहाँ पर भी देख लीजिए ना, यहाँ पर देखिए नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज मैंने 15,000 क्रेडिट किया और इधर मैंने 11,186 से डेबिट किया, तो डेबिट और क्रेडिट का नेट इफेक्ट देखोगे यही आने वाला है। तो ये आईसीआई ने पास किया है और मैंने इजी रखने के लिए मैंने ये दो एंट्री पास किया, ये इजी रखता है। पर आप भी कोशिश करिएगा ये एंट्री आप पास करो, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी ये भी पास करोगे तो सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी इधर आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, आंसर में भी ये लिखा हुआ है, आपको माने तो रीड कर लीजिए। और देखिए इन्होंने डिटेल्स में रखा, मैंने डिटेल्स में नहीं रखा ताकि मैं टाइम सेव कर सकूं, क्योंकि एग्जाम में मुझे बहुत कम टाइम मिलेगा, आपको पता है, मुझे नहीं आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया एंड 38 भी हमने कर लिया। तो डेट मीन्स व्हाट, हमने लेसी के सारे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन हमने सारे कर लिया। लेसर का एक ही बड़ा क्वेश्चन था, ये भी हमने कर लिया। अब मैं भी थक चुका हूं। एंड यहाँ पर सेल एंड लीज बैक का एक बड़ा क्वेश्चन है, ट्रांजिशन अप्रोच का एक बड़ा क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब में डाला हुआ है, बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा। एंड मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो दो वीडियो प्लीज आप वहां से देख लीजिएगा। अब और मैं नहीं सकूंगा, मैंने जितना हो गया, मैं भी थक चुका हूँ। तो यहाँ पर हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर कर लिए, तो इतना भी कर लोगे तो मुझे लगता है इंडस 116 आपका हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन तो सारे हमने कवर कर लिए। मैं कोशिश करूंगा एक वॉइस नोट के थ्रू ऑडियो बनाने की कोशिश करूंगा, मुझे नहीं पता एंड मेरे लिए हुआ पॉसिबल तो मैं जो बाकी थ्योरी के छोटे छोटे क्वेश्चन है उसका वॉइस नोट अगर आधे घंटे में बनता है तो बना के मैं टेलीग्राम में डालने की कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं गारंटी नहीं दे रहा पर मैं कोशिश जरूर से करूंगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड अभी हम यहाँ पर इसी वीडियो को खत्म करते हैं।